नॉवल नेम तुझ संग जिंदगी। कल जा रही हो फिर तुम गाँव? बरास उसके भाई भाई की शादी पर। उन दोनों के इस वक्त फ्री पीरियड था। वो दोनों पिंडी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही थी। लास्ट ईयर चल रहा था। हनाल बलूचिस्तान के गांव डेरा अल्लाह यार से बिलोंग करती थी, जबकि फरवा पिंडी की ही रहने वाली थी। दोनों में पहले दिन से दोस्ती थी। हनाल तो अपने कबायली बैकग्राउंड की वजह से किसी से दोस्ती नहीं करती थी। ये भी उसके भाई की जिद थी तो वो मैट्रिक से आगे पढ़ सकी। उनके यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को फहाशी और आज़ाद ख्याली तस्वर किया जाता, जबकि लड़कों को मुल्क के बाहर भेजे कर पढ़ाई करने की इजाज़त दी जाती। उसका भाई सरियाब जो कुछ अर्सा पहले ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया था, जब उसने अपनी बहन का मेडिकल के फर्स्ट ईयर में देखा तो सबकी मुखालफत मोड़ लेकर उसे MBBS के लिए पिंडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस्लामाबाद में उनका ज़ाती घर भी था, जहाँ पूरी सिक्योरिटी में न सिर्फ रहती थी बल्कि गार्ड्स के साथ कॉलेज आती जाती। उसे कॉलेज में ज़्यादा दोस्ती से मना किया गया था, लिहाजा सिवाय फरवा के उसकी कोई और दोस्त भी नहीं थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अगर नकाब में ना होती तो लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखते। शफाफ सुर्ख और सफ़ेद रंगत, गहरी झील से आंखें जो किसी की तरफ उठती तो सहर खींच देती, पतले गुलाबी होंठ और घने बाल जिनको बहुत कम लोगों ने देखा था। उसे तो लड़कियां इतने गौर से देखती थी, मगर वो इस बात से बेनियाज बहुत मासूम सी थी। हाँ यार, बस अब कुछ दिन ही रह गए हैं। अम्मा की बार बार कॉल आ रही है कि अब हवेली आ जाओ प्लीज़। तो मेरे सारे नोट्स याद से रखना, सारा कवर करना होगा। एक हफ्ता तो समझो कहीं गया ही नहीं। हनाल के बड़े भाई बहराम की शादी थी, उसे एक हफ्ते के लिए अपने गोट जाना था। हाँ तुम फिक्र ना करो, आराम से एंजॉय करना, प्लीज़ जल्दी आ जाना। आई मिस यू यार। फरवा ने मोहब्बत से उसके गिर्द बाहें फैलाकर उसके कंधे पर सर रखा। डोंट वरी, जल्दी आ जाऊंगी। उसने मोहब्बत से उसके गालों पर प्यार करते कहा, मगर क्या खबर थी कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अरे लड़कियों, मेरे बच्चे के कमरे की सफाई कर दी ना? मेरा तो दिल कर रहा है सारे घर में चिरागा कर दूँ। मेरा बच्चा इतने सालों बाद आ रहा है। जान बीबी बशाम का कमरा साफ करवाते हवेली की मुलाजमाओं से बोली। उनका सबसे छोटा बेटा बशाम 5 साल बाद इंग्लैंड से वापस आ रहा था। पहले उसने वहाँ ग्रेजुएशन किया और फिर ऑक्सफोर्ड से बिजनेस में मास्टर्स करके अपने आबाई गाँव डेरा अल्लाह यार आ रहा था। जान बीबी सरदार बारान बेगम की बीवी थी। उनके 3 बेटे, सरदार अदहाम, सरदार अमीर और सरदार बशाम, जबकि एक बेटी परीनाज थी। बड़े दोनों बेटों की अप्रोच टिपिकल सरदारों वाली थी, कर्ख्त और रवायतियों पर मर मिटने वाले। दोनों शादीशुदा थे और बीवियों को पाँव की जूती समझते थे, मगर बशाम शुरू से अपनी माँ और अपनी एक आया के करीब रहा, जिन्होंने हमेशा उसे औरत की इज़्ज़त और नरम मजाजी सिखाई। इसीलिए पूरे घर, हत्ता कि पूरे ख़ानदान में अपनी सुलझू नेचर की वजह से बहुत पसंद किया जाता था। जबकि आज वो इतने साल बाद वापस आ रहा था तो हर कोई खुश था। सरदार बारान के 3 भाइयों की हवेलियाँ भी साथ ही थी। सब एक दूसरे की हवेलियों में आते जाते रहते थे और आज भी गोया इस हवेली में ईद का सा समा था। बशाम की पसंद के खाने बनाए जा रहे थे। अरे कोई पता करो, मेरा बच्चा कब तक पहुँचेगा? मुझसे तो ये वक्त नहीं गुजारा जा रहा। जान बीबी बार बार दालान के चक्कर काट रही थी। मास, मैंने कॉल की है बराज को, वो कहते हैं बस पहुँचने वाले हैं। अभी परिजात ने उन्हें तसल्ली ही दी थी कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आई। जब सब औरतें चेहरे ढांपे दालान में आई, जान बीबी को लगा लैंड क्रूज़र से कोई शहजादा उतरा है। ऊंचा, लंबा, कसरती जिस्म, काली शलवार कमीज पहने, स्किन कलर की चादर कंधों पर डाले, हल्की सी शेफ में, आंखों पर गॉगल्स लगाए, पाँव में अपने मखसूस इलाके की चप्पल पहने, मस्मराइज कर देने वाली मुस्कुराहट समेत चलता जान बीबी के पास आकर उन्हें बाजू में भर लिया। वो ज़ारों कतार रोती रहीं, उसके चेहरे और हाथों को चूम रही थीं, और यही हालत परिजात की थी। वो बारी बारी सबसे मिलकर जान बीबी के कंधे पर हाथ रखे अंदर की जानिब बढ़ा। हाय, कितना सा मुंह निकल आया है तेरा ये डॉक्टरी पढ़ के। मैं तो कहती हूँ दफ़ा कर ये पढ़ाई। मैं तो अब तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ, पर न जाने तेरे और तेरे इस बरास के दिमाग में क्या खुन्नास भरा है। ज़र बीबी जो कि हिनाल की माँ थी, उन्होंने परेशानी से कहते उससे शिकवा किया। हिनाल आज सुबह ही अपने अपाई गाँव पहुँची थी और अब अपनी माँ के पास बैठी उनकी डांट सुन रही थी। अच्छा नमाज, डांटे तो नहीं? आपको पता है ना डॉक्टर बनना मेरा जुनून है। अब तो वैसे भी सिर्फ 1 साल की बात रह गई है, उसने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा। वो दोनों जनान खाने में तख्त पर बैठी थी। हाँ अब तो पढ़ लिख कर माँ को बातों में उड़ाओगी, उन्होंने खुफकी से उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। अरे मेरी गुड़िया आई है। सरियाब जो अभी ज़मीनों से आया था, हिनाल को देखकर बेहद खुश हुआ। वो भी भाई को देखकर जल्दी से उठी और सर पर प्यार लिया। हिनाल सरदार हयात की बेटी थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सरदार सब्जल, दूसरा बहराम और तीसरा जरियाब।
बेटी एक हिनाल और दूसरी परिविश थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा सब्जल भी शादीशुदा था और बहराम की भी शादी हो रही थी। वो अब भरपूर तरीके से भाई की शादी में हिस्सा ले रही थी। कल सरदार हयात के बेटे की मेहंदी है, कौन कौन जाएगा? वो सब इस वक्त अपने मखसूस अंदाज में नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के कमरे में दीवारों की जानिब फ्लोर कुशन लगाए गए थे। दरमियान में तपाई पर खाना चुना हुआ था। बहुत पढ़ लिख कर भी ये लोग अपने मखसूस कल्चर को नहीं भूले थे। हवेली के अंदर दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। अब्बा मैं तो नहीं जा सकूंगा, बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ आई नीड सम रेस्ट। किसी और के बोलने से पहले बशाम ने जल्दी से कहा, क्योंकि अभी वो इतने सालों की थकन उतारना चाहता था। लिहाजा इतनी जल्दी उसका किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई मूड ना था। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करना। मेरे ख्याल है औरतों को अदहाम तुम ले जाना। उन्होंने बड़े बेटे की जिम्मेदारी लगाई। अब्बा बहराम ने मुझे खुसूसी तौर पर महफिल का कहा है, तो आप अमीर से कहें कि वो भी चले, औरतों को वापस ले आए। मैं तो सुबह तक आऊँगा। महफिल का मतलब रक्से सुरूर का प्रोग्राम होता है जो कि उनके यहाँ लड़के शादियों में ज़रूर रखते हैं। बशाम ने अफसोस से अपने भाई को देखा। अपनी औरतों को साथ पर्दे में रखने वाले दूसरी औरतों को नाचते देखना फ़ख्र और मर्दानगी समझते थे। अगली रात बशाम के घर वाले सरदार हयात के बेटे की मेहंदी में गए थे, सिवाय बशाम और सरदार हयात के। रात में फंक्शन ख़त्म होने के बाद बाकी सब तो वापस चले गए, मगर उनके मर्दान खाने से ज़रा हटकर जो डेरा बनाया गया था वहाँ रक्स और सुरूर की महफिल अपने अरूज पर थी। सब उस रकासा के रक्स से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, सिवाय ज़रियाब के जो अपने यहाँ की इन रवायतों से इंतहाई नफरत करता था। सरदार अदहाम शायद कुछ ज़्यादा ही पी पिला गया कि एकदम अपनी जगह से उठकर पहले वो उस रकासा के साथ झूमने लगा। बहुत से आदमी ऐसा करके वापस अपनी नशिस्तें संभाल लेते थे, मगर अदहाम थोड़ी देर बाद उस रकासा को एक बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचकर कोई गुस्ताखी करने ही वाला था कि बहराम ने गुस्से से उठकर रकासा को अदहाम से छुड़ाया। जो नशे में झूम रहा था एकदम सांप की तरह फनकारने लगा। यहाँ पर गंदगी फैलाने की कोशिश ना करो, इस तरह की बेगैरतियाँ अपने डेरे पर करो। ये मेरी मेहमान है, हम यहाँ इसे इस काम के लिए नहीं लाए। बहराम ने उसे गुस्सैली नज़रों से देखते वार्न किया। तू होता कौन है मुझे बेगैरत कहने वाला? और एक नाचने वाली का तुझे बड़ा डर उठा है? अपनी बीवी लाने से पहले उसके साथ रात रंगीन करना चाहता है? उसे बहराम का इतना कहना कि किसी ताजियाने की तरह लगा था। अदहाम की इतनी गिरी हुई बात पर बहराम का हाथ उठ गया। सब उनके गिर्द जमा होकर उन्हें आपस में छुड़ाने लगे जो गुत्थम गुत्था हो चुके थे। आज की रात मैं इसको अपने डेरे पर अभी और इसी वक्त लेकर जाऊंगा, देखता हूँ तो क्या कर सकता है। जैसे ही उन्हें एक दूसरे से छुड़ाया, अदहाम उस रकासा की जानिब इशारा करता बोला और फिर उसे धमकी देने लगा। पागल हो गया है अदहाम, बस कर अब। वहाँ मौजूद कोई शख्स बोला। मैं भी देखता हूँ तो कैसे यहाँ से कदम बाहर निकालता है। बहराम ने भी उसे धमकी दी। अदहाम खुद को बाकी लोगों से छुड़ाता गुस्से से आगे बढ़ा और जैसे ही उस रकासा की जानिब बढ़ा, बहराम ने अपनी कमीज की जेब से गन निकाल ली। एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, बहराम ने गन उस पर तानते हुए कहा। सब ने बहराम को गन वापस रखने का कहा, मगर उसके सर पर तो जैसे खून सवार था। बहराम इसे रखो, हम बात कर रहे हैं ना इससे। वहाँ मौजूद उसके दोस्तों ने उसे गन लेकर रखनी चाहिए कि अदहाम के बढ़ते कदम रुकते ना देखकर उसने फायर किया और गोली सीधा अदहाम के सीने पर लगी। चीखो पुकार और भगदड़ मच गई। फायर की आवाज़ अंदर हवेली तक गई, वहाँ भी हलचल मच गई। रात के 3 बजे सरदार बारान के मोबाइल पर कॉल आई। वो उठे, साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया। हेलो, आपने मखसूस बलोची स्टाइल में वो बोले, मगर दूसरी जानिब से आने वाली खबर सुनकर उन्हें लगा उन सारी नींद भग से उड़ गई हो। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे अगर ये गलत खबर हुई तो। उनकी धाड़ पर बीबी जान भी एकदम नींद से हड़बड़ा कर उठी और दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। अल्लाह खैर करना। उन्होंने परेशानी से फ़ोन कान से लगाए सरदार बारान को देखा, जिनके तासरात पथरीले हो चुके थे और एकदम मोबाइल वाला हाथ उनके पहलों में गिरा। सरदार साहब क्या हुआ, सब खैर है? उन्होंने परेशानी से उनसे पूछा। मेरे एक बाजू आज कट गया है, मातम का इंतज़ाम करो। बीबी जान हक्का पक्का नासमझी से उनकी बात सुन रही थी। और फिर जब कुछ देर बाद अदहाम की मैयत आई तो हवेली में कहराम मच गया। गुस्से और इंतकाम की शदीद लहर सरदार बारान की हवेली में जागी। हर आंख अश्क बार थी। बशाम जो अपने वतन वापस खुशियाँ समेटने आया था, क्या खबर थी कि भाई की मैयत तो उठानी पड़ जाएगी, और उससे भी आगे क्या होने वाला था वो इस तकलीफ से भी ज़्यादा तकलीफ देह था उसके लिए। इसीलिए मना किया था मैंने आपको, मत अरेंज करें इस किस्म की चीज़ें, गुनाह है ये। क्या ज़रूरी है कि हम इन रवायतों से कभी बाहर ना आए? क्या फ़ायदा आपको इतना पढ़ लिखने का अगर आप अभी भी औरतों की तस्लील को जायज़ समझें। ज़रियाब शदीद गुस्से में बहराम को उसकी गलत अप्रोच का एहसास दिला रहा था, जिसका कोई फ़ायदा ना था।
अधाम के कत्ल के वाक़ये को गुजरे 1 हफ्ता हो चुका था और जैसे ही सरदार बारान के घर कुछ मातम सर्द पड़ा तो इंतकाम की लहर एक बार फिर बेदार हुई। आज जरगा बैठना था और सब इस सूरत हाल से परेशान थे। कुछ देर बाद उन लोगों को निकलना था जरगे में पेश होने के लिए। कुछ देर बाद सरदार हयात और उनके बेटे और दूसरी तरफ सरदार बारान और उनके दोनों बेटे और उनके रिश्तेदार मर्द भी मौजूद थे। हाँ तो सरदार बहराम, यहाँ सबकी मौजूदगी में बताओ कि उस रात क्या हुआ था? जरगे के सरदार ने बहराम से मुखातिब करके कहा और उसने तमाम वाक़या मनोन सुना दिया। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी जानिब से हुई है, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उसने आखिर में अपनी गलती मानते सर झुका के कहा। दरियाब और सरदार हयात का भी सर झुक गया। जरगे के सरदारों ने कुछ और लोगों से गवाही ली जो इस वाक़ये के ऐनी शाहिद थे। सबका बयान एक जैसा था। हाँ तो सरदार बारान, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? जरगे के सरदारों ने उनकी तरफ देखते पूछा। मैं जो भी फैसला करूँगा वह यहाँ सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो जब तक मेरा फैसला मंजूर नहीं होगा मैं तब तक यहाँ रोज़ जरगा बिठाऊंगा, सरदार बारान ने सख्त लहजे में कहा। सरदार बहराम कह चुका है कि उसे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा, चाहे खून का बदला खून लो या जर ज़मीन। ना खून का बदला खून, ना जर, ना ज़मीन। सरदार बारान ने जरगे के सरदार की बात काटी। तो फिर? सब ने चुनबे से पूछा। सिर्फ जन। खून बहा में सरदार हयात की बेटी। सरदार बारान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने सबको हैरत में डाला। ज़रियाब और बशाम ने झटके से सर उठाकर सरदार बारान के चेहरे को देखा, जहाँ अपने फैसले से पीछे न हटने का अज़म था और आंखों में इंतकाम। अब्बा, बशाम ने हैरत में बेयकीनी से उन्हें देखा। वो इस फैसले का मकसद बहुत अच्छे से समझता था। ज़रियाब को तो लगा किसी ने उसके दिल पर कुंद छुरी से वार किया हो। उसकी जान से प्यारी बहन ये कैसे इंतकामी फैसले की भेंट चढ़ने वाली थी? सरदार हयात के कुछ कहने से पहले सरदार बारान ने उसकी बात काट कर उसे बहराम के अल्फाज याद करवाकर बहुत कुछ बावर कराया। तुम्हारा बेटा कह चुका है कि तुम्हें हमारा फैसला कबूल होगा। और वो लब भींच कर रह गए। लड़की को भी बुलाओ, हम उसे यहीं से लेकर जाएंगे। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा लेना, जर बीबी ने रोते हुए दुआ मांगी। मास, आप फिक्र न करें, ब्रास को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और वाकई इसे तो कुछ नहीं हुआ था, कफारा तो किसी बेकसूर का अदा करना पड़ा था। अभी वो एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी कि फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन सरदार सब्जल की बीवी ने उठाया, जो उस घर की बड़ी बहू थी, और फ़ोन पर मिलने वाली खबर ने उनके पैरों से ज़मीन सरका दी। हनाल सबको बहुत अजीज थी और वो थी भी मोहब्बत देने और लेने वाली। बख्तावर ने आहिस्ता से फ़ोन रखा। क्या हुआ बानूर, किसका फ़ोन था? उसकी तवील खामोशी ने वहाँ मौजूद सबको परेशान किया और रिश्तेदार औरतें भी जमा थीं। बताएं ना, हिनाल ने घबराकर उसका कंधा जकड़ा। उन्होंने खून बहा में हमारे जिगर के टुकड़े को मांग लिया। उन्होंने तुम्हें मांगा है हिनाल, बख्तावर ने रोते उसे अपने साथ लगाते कहा, और एक और क़यामत उन सब पर टूट पड़ी। वो उसे अभी ले जाना चाहते हैं, भाभी ने उसे प्यार करते हुए कहा। और वो जिसकी किस्मत का फैसला हो चुका था वो तो शौक थी। भाई की खैरियत मांगते ये वहम व गुमान में भी ना था कि खुद इस इंतखाब की भेंट चढ़ जाएगी। वो कौन उसे गले लगा रहा था, रो रहा था, किसने उसे चादर दी और कब वो गाड़ी में बैठकर जरगे में पहुंची, वो कुछ नहीं जानती थी। बशाम ने बहुत कोशिश की कि अपने बाप को इस फैसले से हटाए। आप क्यों एक बेगुनाह को इसमें घसीट रहे हैं? उसने शदीद गुस्से और झंझलाहट से उन्हें कहा। तुम्हें मेरा फैसला नामंजूर है तो अभी मेरा एक और बेटा जिंदा है, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, मर्द को 4 शादियां जायज़ है। वैसे भी खून बहा में आने वाली हों सिर्फ इंतकाम पूरा करने के लिए होती हैं, रखेल से भी गिरे हुए दर्जे की। वो अपने बाप के मुंह से इतने सफाक अल्फाज सुनकर शशदर रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स है जिसने हार्वर्ड से तालीम हासिल की, और उसका भाई। उसने बेबसी से सर हाथों में गिरा लिया। जो शख्स अपनी बीवी को पाँव की जूती समझता है वो तो एक खून बहा में आने वाली का क्या हाल करेगा? नहीं, वो उसे अपने भाई के निकाह में नहीं जाने देगा। यही सोचकर उसने अपने दिल को मजबूत बनाया और सरदार बारान को अपनी रजामंदी दे दी। उन्होंने फ़ख्र से उसकी पीठ थपकी। उसने गुस्से की उठती लहरों को दबाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब किया और नज़र सीधी सामने साथी काली चादर में लिपटे वजूद पर पड़ी। जिंदा लाश किसे कहते हैं, आज हिनाल को देखकर बहुत से लोग जान गए। उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसकी सब हिस्से मर चुकी हैं। उसे अंदर आता देख ज़रियाब ने करब से आंखें बंद की। सरदार हयात ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ बिठाया। सरदार सब्जल की भी हालत बाकियों से कम ना थी, और वो जो इस सब का जिम्मेदार था वो सर झुकाए बैठा हुआ था। हिनाल ने खामोशी से निकाहनामे पर साइन किया। उसके बाप और भाइयों की आंखें झिलमिला रही थीं, जबकि वो तो बेजान बैठी थी। ज़रियाब तो बाहर निकल कर जा चुका था। जिस बहन से उसे शदीद मोहब्बत थी, आज वो उसे मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकता था। जिस वक्त सरदार बारान ने चलने का कहा, बस इस वक्त हनाल के बेजान वजूद में हरकत आई। उसने चेहरा बहराम की जानिब मोड़कर
उसके कंधे पर हाथ रखा जो सर झुकाए अपने आंसू पर बंद बांधने की कोशिश कर रहा था। अपनी सुर्ख होती आंखों से उसने अपनी मासूम बहन को देखा। मास्क का ख्याल रखना, हिनाल ने बेख्तियार कहा तो उसने अपने साथ लगाकर अपने आंसुओं को निकलने दिया। आ गई हराफा। जैसे ही वो हवेली के जनान खाने में हिनाल के साथ एंटर हुआ, अपनी नरम खूब मांस के अल्फाज सुनकर शशदर रह गया। क्या हो गया है आप सबको? इंसान है ये, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? इस कत्ल में इस बेकसूर का क्या कसूर निकलता है? और माफ़ कीजिएगा, बरास के इस कत्ल में सिर्फ बहराम कसूरवार नहीं है, अधाम ने भी उसको उकसाया था। वो जो कब से भरा बैठा था घर आकर फट पड़ा, और उसका बाप और भाई जो पीछे आ रहे थे वो भी इसकी बात सुनकर और गजबनाक हुए। बशाम! जान बीबी ने बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर मारा तो वह हक्का बक्का माँ की शक्ल देखता रह गया। शर्म नहीं आती अपने मरे भाई के लिए ऐसे कहते हुए? वो गुस्से से चिल्लाई। माफ़ कीजिएगा, मगर मैं गलत को सही नहीं कहूँगा। वो फिर भी अपनी बात पर डटा रहा। इसीलिए तूने हामी भरी थी। सरदार बारान भी अब गुस्से से चिल्लाए। हाँ, क्योंकि मुझ में अब भी इंसानियत बाकी है, उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो फिर देख अब हम क्या करते हैं, उन्होंने अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में डालकर कहा और एकदम उसके पास खड़ी हिनाल को बाजू से पकड़कर घसीटा और पेट दर पे उसे थप्पड़ और घूंसे मारने लगे। जब वो गिरी तो उसे पाँव की नोक पर रखा। बशाम को लगा इसका दिमाग फट जाएगा। एक बात तो उसे समझ आ गई थी कि वो जितना उस लड़की की हमायत करेगा इतना ही उसके लिए ज़िंदगी तंग होगी। वो खुद पर जब्त करते बाहर निकल गया। क्या मेरे अल्लाह, क्या ये मेरे घर वाले हैं? उसको अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने थोड़ी देर पहले देखा था। 5 साल बाहर गुजारकर वो यही सोचा था कि अब यहाँ के लोगों की सोच बदल चुकी होगी, मगर आज जो कुछ हुआ उसने उसे बहुत मायूस किया। इस तरह तो वो लड़की उसकी नज़रों के सामने मर जाएगी जिसको बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई। ऐ अल्लाह, अगर आपने उस लड़की के लिए मेरे दिल में रहम डालकर उसे बचाया तो मेरी मदद कीजिए कि मैं उसे यहाँ से निकाल ले जाने में कामयाब हो जाऊँ। उसने शिद्दत दिल से अल्लाह को पुकारा। और फिर अल्लाह से बढ़कर कौन अपने बंदे से मोहब्बत करने और उसे बचाने वाला है। रात में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो एक और वजूद को अपने कमरे में देखकर ठिठक गया जो ज़मीन पर लेटी सिसक रही थी। एकदम उसे अंदर आता देख सहम कर और भी खुद में सिमटने लगी। उसने सर से पांव तक खुद को चादर में लिपटाया हुआ था। वो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा। कदमों की आवाज़ अपनी जानिब आते महसूस करके हिनाल का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने 2 जानों बैठकर उसे पुकारा, सुनो। उसके वजूद में कोई हलचल ना देकर एकदम बशार ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो तड़प कर उठी और उसके चेहरे से चादर भी हट गई। जो चेहरा उसके सामने आया वो सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए, माथे पर भी जख्म बन चुका था। उसके चेहरे को देखकर उसे झुर्री आई, जबकि वो बेखबर डरी सहमी नजरें झुकाए बैठी थी। हशाम लबभिश्ता तेजी से उठा, अपने कमरे से निकलकर नीचे परिसाद के कमरे में आया और दरवाजे पर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। आप इस वक्त खैरियत? उसने बेख्तियार घड़ी की जानिब देखा जहाँ रात के 12:30 बजे का टाइम था। बर्फ़ या ठंडा पानी है? उसने जल्दी से उससे पूछा। बर्फ़ तो नहीं, लेकिन ठंडा पानी है। ओके, जल्दी से एक बाउल में लेकर मेरे कमरे में आओ। इतना कहकर वो पलटने लगा था कि परिसाद ने रोका। क्या हुआ है? उसने परेशानी से भाई से पूछा। वो जिसे आज जानवर समझकर मारा पीटा गया है, मेरे ख्याल में अल्लाह ने उसे इंसान बनाया है। उसे इस वक्त कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसने अपने गुस्से पर जब्त करते कहा। दिल तो करा था इन्हें झंझोड़ दे जिन्होंने इतनी सफाकी का मुजाहरा किया। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सुनो, आप इधर बैठ जाओ प्लीज़। बशाम ने बेड के सामने पड़े सोफे की जानिब देखा। हिनाल ने बेयकीनी से उसे देखा जो उसी की जानिब देख रहा था। प्लीज़, उसके दोबारा कहने पर वो कांपती उठकर ऊपर बैठी। कमरे में एक जहाज़ी साइज बेड कमरे के दरमियान में रखा था जिसके बिल्कुल सामने सोफ़ा था और ऊपर दीवार पर एलसीडी नस्ब थी। कमरे के बाएं जानिब छोटा सा कॉरिडोर था जिसके अख्ताम पर वॉशरूम का दरवाज़ा था और उसके बाएं जानिब ड्रेसिंग रूम और बेड के दाएं जानिब राइटिंग टेबल के साथ कैन का बुक रैक पड़ा था जिसके आगे ग्लास वॉल और उससे बाहर की जानिब दरवाज़ा खुलता था। सोफे के साथ ड्रेसिंग टेबल भी रखा था। वह शाम अभी उससे उसके मुतालिक पूछने लगा था कि परिसाद दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। उसके एक हाथ में ठंडे पानी का बाउल और दूसरे हाथ में टॉवल था। वो अंदर आकर हिनाल के साथ सोफे पर बैठकर उसके चेहरे के टकोर करने लगी। एक वो और एक बशाम ही तो बस उस लड़की की तकलीफ पर बिल बुलाए थे। तुम्हें थोड़ा दर्द होगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अभी तुम्हारे लिए। हिनाल के मुँह से सिसकारी निकली तो परिसाद ने मोहब्बत से उसे समझाया। अभी वो पूरी तरह टकोर भी नहीं कर पाई थी कि माँ की आवाज़ पर करंट खाकर उठ खड़ी हुई। बरास, अब आप ये सब करो। मास्क को पता चला तो इस बेचारी की ओर शामत आ जानी है। वो तेज़ी से टकोर की चीज़ें बेड के नीचे रखकर बाहर भागी। बशाम ने तेज़ी से उसके दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और फिर हिनाल का हाथ थामकर उसे बेड पर अपने सामने बिठाते उसके चेहरे के टकोर करने लगा।
अभी उसने टॉवल उसके चेहरे पर रखा ही था कि वो पीछे सरकी। वो उसकी घबराहट समझ गया था। इस वक्त सिर्फ ये सोचो कि आप मरीज़ हो और मैं डॉक्टर, घबराओ नहीं मुझसे। बशाम के धीमे अंदाज में उसे कुछ तकलीफ दी। वह हैरत से उस मसीहा को देखने लगी। क्या उसे अपने भाई का गम नहीं था? शाम में भी उसने मेरी हमायत की और अब मुझसे नफरत क्यों नहीं हो रही? ये क्यों इतनी हमदर्दी कर रहा है? वो अपनी सोचों में गुम थी कि बशाम की आवाज़ उसे ख्याल उसे खींच लाई। नाम क्या है आपका? उसकी मीठी मगर गंभीर आवाज़ उसे प्यारी लगी। अभी तक वो यहाँ आकर कर्क लहजे ही सुन रही थी। हिनाल, मदम से आवाज़ में हिनाल बोली। नाइस नेम, वेरी यूनिक। वो तेज़ी में अपनी आदत के मुताबिक इंग्लिश में बोल गया। पता नहीं उसे समझ भी आई थी कि नहीं। एकदम उसने सोचा, कितनी अजीब बात थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि अपनी बीवी के बारे में वो बिल्कुल अनजान था। जैसे भी सही, बहरहाल अब उसके निकाह में थे और उसकी जिम्मेदारी थी। उसे हिनाल के बारे में पता होना चाहिए था। उसकी बात पर उसे लगा वो मुस्कुराई है। कैसे इंग्लिश समझ आती है? वो हैरान हुआ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आपकी बार उसने जानबूझकर इंग्लिश बोला। आया उसका शक ठीक है या गलत? बेटर। हिनाल के जवाब ने उसके शक पर यकीन की मोहर लगाई। एजुकेशन क्या है आपकी? उसने मुसलसल उसके चेहरे पर टकोर करते पूछा। MBBS का लास्ट ईयर था। उसने किस कदर दुख से जवाब दिया। पानी में टॉवल डुबोता उसका हाथ वहीं साकित हो गया। इतना जुल्म उसके दिल ने दुहाई दी। फिर खामोशी से एक पेन किलर उसे खाने के लिए दी और उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाई। हशाम को बेहद हमदर्दी थी इस मसलूम लड़की से। आप नीचे नहीं लेटोगी, चाहो तो बेड पर सो जाओ या चाहो तो सोफे पर। इससे पहले कि वो वापस ज़मीन पर लेटती, जो कि फुली कॉर्पोरेटिव था, हशाम ने उसे टोका। मैं सोफे पर सो जाऊंगी, उसने आहिस्ता से कहा। ओके। बशाम ने उसे सिंगल टॉयलेट ला कर दिया और वो लेते ही वो लेट गई, जबकि वो उसी के बारे में सोचने लगा। उसके नकोश चूँकि सोजन की वजह से वाज़ेह नहीं थे, फिर भी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसका दिल अभी परेशान था। आखिर वो कैसे उसे यहाँ से निकालेगा? यही सोचते सोचते कब उसकी आँख लगी वो नहीं जानता था। रात के वाक़यात के बाइस सुबह भी जब उसकी आँख खुली तो सर में शदीद दर्द था। जैसे ही वो बेड से उठा, उसे अपने कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ आई। हिनाल भी एकदम घबरा कर उठी। फ़ौरन ज़मीन पर बैठ गई। वो कल ही रात जान गई थी कि यह हमदर्दी उसे सिर्फ इस कमरे की चारदीवारी में मिलेगी, और वो भी सिर्फ इस शख्स के सामने। बशाम ने उसकी समझदारी को दिल में सराहा। जैसे ही बढ़कर दरवाज़ा खुला तो सामने बीबी जान को खड़े देखा, जो शदीद गुस्से में थी। बशाम ने उन्हें सलाम किया। वो उसे सामने से हटाती अंदर आई और हिनाल को कारपेट पर बैठे देख उन्हें तसल्ली हुई। तुम मुँह हाथ धो चल के। उन्होंने मुड़कर बशाम को देखते मंजर से हटाया। वो जान गई थी कि उसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा, लिहाजा वो उसके सामने हिनाल को कुछ नहीं कहना चाहती थी। तेरी शादी के बाद पहली सुबह नहीं है जो इतने दिन चढ़े तक सो रही है। तो खून बहा में आई है, दिमाग में बिठा ली से। फ़ौरन नीचे आ, तुझ महारानी को तो काम पर लगाऊं। उन्होंने बशाम को वॉशरूम में जाते थे गुस्से से कहा। बशाम वॉशरूम के दरवाजे के साथ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि किसी के सामने अब हिनाल के साथ हमदर्दी नहीं करनी, नहीं तो उसके लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अगले दिन से वो सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी। किचन की सारी जिम्मेदारी उसके सर डाल दी गई थी। पहले ही दिन जब वो सुबह चाय लेकर आई तो अमित ने पहला सिप लेते ही दूसरी तरफ मुंह करके कुली की। हिनाल तो थर थर कांपने लगी। ये चाय बनाई है तूने? इतने डंडे तेरे हाथों पर मारूंगा कि साड़ी एकड़ भूल जाएगी। उसने कहर बरसाती नजरों से हिनाल को देखा और प्याली उसके करीब फर्श पर जोर से दे मारी। गर्म चाय के छींटे उसके पाँव पर गिर के उन्हें झुलसा गए। शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। दफा हो जाओ, अब यहाँ खड़ी मुँह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में इतनी सारी शर्ट्स पड़ी हैं, प्रेस करो उन्हें। एकदम बशाम गुस्से से धाड़ा। सब ने हैरत से उसे देखा। वो जो कल तक उसकी हमायत में सब भुलाए बैठा था, आज उस पर धाड़ रहा था। सरदार हयात के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट चमकी। आखिर है तो सरदारों का खून, उन्होंने दिल में सोचा। सबके चेहरे पर जैसे इत्मीनान छलका था। आखिर उसने भी उसकी वही हैसियत मान ली थी जिसकी वजह से वो सवेलीम में आई थी। हिनाल एकदम हैरान होती कमरे की जानी चल दी। कल तक जो हमदर्दी जता रहा था, आज वो भी इन जालिमों की सफ में खड़ा हो गया। वो कैसे भूल गई थी कि वो भी इन्हीं में से एक था। अपने आंसू पूछती चलती जा रही थी। देखूं मोंदी कहीं मेरे कपड़े ही ना ख़राब कर दे। बशाम तेज़ी से कहता गुस्से से उठा। उसके ये अंदाज़ देखकर सबसे ज़्यादा बीबी ने सुख लिया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी तवक्को के मुताबिक वो रो रही थी। उसे कमरे में आता देख वो परेशानी से उठी। मैं आपकी शर्ट्स देख रही थी, कहाँ है? हिनाल जल्दी से अपनी सफाई में बोली कि कहीं वो दोबारा उसे धड़क कर ना रख दे। जल्दी से अपना पाँव दिखाओ। बशाम ने हिनाल की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा और कहता उसके करीब आया, जो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो उसके इतने नरम लहजे पर हैरान हुई। या अल्लाह, ये शख्स मुझे पागल कर देगा, उसने बेबसी से सोचा। क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया?
एक तो वो मुश्किल उसके ज़ख्म पर मरहम लगाना आया था और वो थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। उसने घूर कर उसे देखा और सोफे पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप तो गुस्सा थे मुझ पर। आखिर वो अपने हैरानगी से शेयर करके डरते हुए बोली। वो उसके डरे से मैं अंदाज पर एकदम मुस्कुराया, फिर झुककर उसके पाँव पर मरहम लगाने लगा। बस ये समझ लो, ये सब बहुत ज़रूरी है हम दोनों के लिए। मैं इस कमरे से बाहर फ़िलहाल आपके साथ सख्त गिर ही रहूँगा और कमरे के अंदर ऐसा जैसे कि मैं हूँ। क्यों और किस लिए जैसे सवाल मत करना, ओके? उसके पाँव पर मरहम लगाते उसने उसे समझाने की कोशिश की, जो किसी हद तक उसने गिरा से बांध दी थी। हेलो, हाँ यार, ऑफिस का कितना काम पेंडिंग है? अच्छा ग्रेट, बस ठीक है, मैं परसों से ज्वाइनिंग दे रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं बताया, आज ही बताकर कल निकल पड़ता हूँ। बशाम ने अपने दोस्त से बात की। वो कभी भी जागीरों और ज़मीनों के कामों में इंटरेस्टेड नहीं था, लिहाजा उसने पाकिस्तान आने से पहले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपना बिजनेस करने का प्लान किया। ऑफिस खोलने और स्टाफ रखने का सब काम उसने उसके सुपुर्द किया था। घर में किसी को नहीं बताया था। उसे पता था कि अगर वो पहले डिस्कस कर लेता तो किसी ने उसकी चलने नहीं देनी थी, इसीलिए वो हर काम मुकम्मल करके उन्हें बताना चाहता था। उसे अंदाज़ा था कि उसे बातें सुनाएंगे सब, मगर वो हमेशा अपनी लाइफ का हर डिसीजन खुद लेकर और पक्का काम करके ही उन्हें बताता था। फिर कोई ज़्यादा देर मुखालफत भी नहीं करते थे। अब हिनाल की वजह से उसके लिए नागज़ीर हो गया था इस हवेली में रहना। उसने अपना रवैया भी इसीलिए बदला था ताकि सबको ये बावर कराए कि वो भी हिनाल को जूती की नोक पर रखता है और इसी तरह उसे मुलाज़िम बनाकर ले जाने में वो कामयाब हो जाता। अब्बा, मुझे इस्लामाबाद वाली कोठी में जाना है, कल वहाँ की सफाई वगैरह का इंतज़ाम करवा दें। शाम में जब सब इकट्ठे बैठे थे तो उसने बात करनी मुनासिब समझी। क्यों, खैरियत? सरदार बारान ने हैरत से पूछा। मैं बाहर से बिज़नेस की डिग्री ज़मीनों पर ज़ाया करने के लिए लेकर नहीं आया। मुझे अपना बिज़नेस करना है और एक दोस्त के साथ मिलकर सब इंतज़ाम मैंने पाकिस्तान आने से पहले ही करवा लिए। सब कुछ रेडी है, बस मैंने ज्वाइन करना है। उसने सारी बात क्लियर की। यह है शुरू से उल्टी खोपड़ी का। जा चटखा, जाके लोगों की जूतियाँ, इतना पैसा है यहाँ, राज कर। मगर नहीं, तूने तो शुरू से वही किया जिसकी मैंने मुखालफत की है। उन्होंने गरजते हुए भड़ास निकाली। वो जानते थे उनकी मुखालफत करने का कोई फ़ायदा नहीं, जितना वो कहेंगे इतना ही वो अपनी बात पर डटा रहेगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पसो पेश नहीं किया। और वैसे भी यहाँ रहकर उनकी हर बात से मुखालफत करके उसका खून ही जलाना था, इसलिए उन्हें यही बेहतर लगा कि वो जैसे चाहता है वैसे करे। और मुझे यहाँ से कुछ मुलाजिम चाहिए, जुमुर्द, रहमत बुआ और उस कमज़ात हिनाल को भी ले जाऊँगा, ताकि उसे हम वक्त जूती की नोक पर रखकर उसकी हैसियत पावर कराता रहूँ। बशाम ने इतनी नफरत से उसका जिक्र किया कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, ले जा, हमने उसका चार डालना है। सबने उसकी हिमायत की और उसने दिल में शुक्र अदा किया। भेजें ज़रा उसे मेरे पास, कभी जो मेरा कोई काम ढंग से कर दे। ढीठ कहीं की, थका हुआ हूँ, टांगें दबवानी है। उसे किचन में काम करता वो देख चुका था। जैसे जैसे उसके चेहरे की सोचें ख़त्म होती जा रही थी, उसके परियों जैसे चेहरे पर से नज़र नहीं टिकती थी। वह शाम को उसकी खूबसूरती का ठीक ठाक अंदाज़ा हो चुका था, मगर अभी भी उसके दिल में सिर्फ हमदर्दी का जज्बा था हिनाल के लिए। इस वक्त भी वो चाहता था कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। बाहर तो उसे चेहरे पर चादर हटाने की इजाज़त ना थी, मगर कमरे में आकर विशाल उसे पूरी आज़ादी देता था। मगर वो अल्लाह की बंदी हमामक दुपट्टा ओढ़े रहती थी। हिनाल, चांद बीबी ने बेटी की फरियाद पर गुस्से से तड़प कर उसे पुकारा। जी, वो कपकपाते हुए आई। तुझे बिशाम नज़र क्यों नहीं आता? क्यों उसका कोई काम नहीं करती? जा उसके साथ और उसकी टांगें दबा, महारानी कहेंगी। और सुन, तूने कल इसके साथ इस्लामाबाद जाना है, अब तू वहीं रहेगी। अगर मेरे बेटे की खिदमत में कोई कमी आई तो तेरा हशर कर दूंगी मैं। मर जा अब उसके पीछे। वो जो उसे अंदर आता देख अपने कमरे में चला गया था, जानता था उसकी इज्जत अफजाई होगी। वो मरे मरे कदम उठाती उसके पीछे आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर आई तो उसे वार्डरोब में मसरूफ़ देखा। लाएं आपकी टांगें दबाऊं, आहिस्ता से उसके पास आकर बोली। मैं तुम्हें अपनी खिदमत के लिए नहीं बुलाया। खामोशी से बैठिए, सोफे पर लेट कर रेस्ट करो। सुबह से लगी हुई हो, इंसान हो तुम भी। और वो हर रोज़ उसे अपने रवैये से हैरान करता, कभी गरज चमक कर और कभी उसके लिए ठंडी छाँव बनकर। आखिर उसके किस रूप पर वह एतबार करती। वो सोफे पर जाकर नीम दराज हो गई। चादर अब भी सर से पाँव तक लिपटी हुई थी। बशाम ने वार्डरोब से निकलकर एक नज़र उसे देखा। उसके तासरात इतने जामुद होते थे कि उसे हिनाल पर किसी रोबोट का गुमान होता, कि जो कहो करती ही जाती। कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप भी अपनी चीज़ें रख लेना। बशाम ने बेड पर बैठते कहा। वो जो लेटी थी उसे बेड की जानिब आता देख उठकर बैठी। मेरे तो कोई सामान नहीं, बस यही कपड़े हैं जो पहने हुए हैं, उसने सादगी से बताया। मगर बशाम बेतना शर्मिंदा हुआ। वाकई जिस दिन कही थी उसने यही जोड़ा पहन रखा था। यहाँ तो उसके लिए कुछ नहीं ला सकता था। हाँ, कल जाते साथ ही पहला काम उसके लिए उसका शॉपिंग करना ही था, उसने दिल में सोचा। अगले दिन नाश्ता करते साथ ही वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े।
पहाड़ी इलाके से निकलकर जैसे ही हमारी सड़क आई, बशाम ने ड्राइवर को हटाकर गाड़ी खुद चलानी शुरू की। बशाम ने बैकव्यू मिरर से हनाल को देखा, जो बेतासुर नज़रों से हर गुजरते मंजर को देख रही थी, और उसकी इन बेरंग आंखों को देख न जाने उसे क्यों तकलीफ महसूस हुई। उसने ध्यान बटाने को स्टीरियो ऑन किया और पेरिसलिया ऑन की आवाज़ गूंजी। It was a little girl alone in my little world who dreamed of little home for me. I played pretend between the trees and fell and fed my house cat, bark and leaves. ना सिर्फ विशाम का ध्यान बटा बल्कि हनाल भी चौंकी। उसे याद आया कि वही गाना था जो अक्सर वो और फरवा सुनती थी। उसके पास तो कलेक्शन नहीं था अपने सख्त गिर माहौल की वजह से। हाँ, फरवा बहुत गाने ना सिर्फ कॉलेज में सुनती बल्कि उसका भी मोबाइल पर सुनाती, और ये गाना उसने भी इतना सुना था कि उसे याद हो गया। इन सब दिनों को याद करके कुछ आंसू उसकी आंखों से गिरे, जिन्हें उसने सबसे छुपाने के लिए चादर में समेटा, लेकिन वो जो दो आंखें से कब से देख रही थी, उनसे ये मंजर छुपा नहीं रह सका। इस्लामाबाद पहुंचते ही बशाम ने सब मुलाजमों को बुलाया। मैं और ये बीबी यहाँ जैसे भी रहें, हम जैसे मर्जी हम आएँ जाएँ, जो कुछ भी इस घर में हो। अगर यहाँ की कोई खबर हवेली में गई तो याद रखना, मैं तुम लोगों को वहाँ फेंकूंगा जहाँ से कोई तुम्हारी लाश भी नहीं ढूंढ सकेगा। उसके गश्तदार अंदाज को देखकर हिनाल भी कुछ लम्हों के लिए सुन रह गई। बाकी सब तो मुलाजिम थे, उन्हें इससे क्या लगे, कोई सरदार कुछ भी करे, उनका काम तो बस उन लोगों की चाकरी करना था। व्हाट हैपेंड? जैसे ही हिनाल की परेशान शक्ल देखते हुए हैरान होता, उसे पूछता। सोफे पर बैठा। इस वक्त वो लाउंज में थे। अम्मा प्लीज़ चेक करें, कुक ने कुछ खाने को बनाया है तो दें, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, उसने साथ आने वाली रहमत बुआ से कहा। और उन्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया था क्योंकि वह खुद हिनाल से होने वाली ज्यादती के खिलाफ थी। वही तो थी जिन्होंने हमेशा बशाम को नरम खुई का सबक दिया था, और जानता था कि जैसे भी हिनाल को रखना जाएगा बुआ उस पर उसका साथ देंगी। बुआ जी अच्छा कहकर किचन की जानिब चली गई, जहाँ खानसामा को पहले ही उनकी आमद का बताया जा चुका था। उसने खाना तैयार कर लिया था। खाना खाते ही वह हिनाल को लेकर मार्केट के लिए निकला। पता नहीं कौन कौन सी शॉप से उसके लिए धड़ाधड़ चीज़ें ले रहा था। वो तो बस उसके साथ घसीटती जा रही थी। आखिर एक जगह जहाँ वो उसके लिए शूज़ ले रहा था, हिनाल ने तंग आकर उसे टोकना चाहा। आप इतना कुछ क्यों ले रहे हैं मेरे लिए? बशाम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसे अच्छा लगा था हिनाल का पूछना। उसने शुक्र किया कि उस रोबोट के भी महसूसात जागे। वो यकीनन माहौल की तब्दीली का असर था। जहाँ उसे सिर्फ टॉर्चर होता देखकर मेंटली सिक हो रहा था, तो फिर इस लड़की का क्या हाल था। इसलिए कि निकाह किया है मैंने आपसे। आपके नान नफ़के की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर डाली है। मैं जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर लेता, मेरी हर नेकी और अल्लाह की जानिब बढ़ने वाला कदम ज़ाया हो जाएगा। क्या शख्स था ये? घर वाले उसका वजूद सिरे से मारने के लिए तैयार ना था, और ये उसे मोतबिर कर रहा था। घर जाकर उसने एक अलग कमरा हिनाल को दिया ताकि वो अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करे, और उसे ये भी बताया कि वो सिर्फ यहाँ से लाने के लिए हवेली में बुरे सलूक का मर्तकब हुआ था। मैं जानता हूँ कि मेरे घर वालों का रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। इनफैक्ट मैं इस खून बहा और इन जैसी फजूल रवायात का हक में नहीं, लेकिन हम मेंटली इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि इन चीज़ों में इनके खिलाफ जाना गुनाह तस्वर करता है। मैं आपसे अपने बुरे रवैये के लिए एक्सक्यूज़ करता हूँ। ना मेरी नेचर ऐसी और ना ही मुझे ये पसंद है। मैं उस दिन आपको इसीलिए कहा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके और अपने भले के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं उन सब के सामने आपके साथ बुरा रवैया ना रखता तो आज यहाँ आप मेरे साथ ना होती। उसकी ये बातें सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिसने इतनी बड़ी सिचुएशन में भी उसे बुरे हालात से बचाने के लिए एक फरिश्ता भेज दिया था, और उसके हाथ में उसकी बागडोर थमा दी थी। नहीं तो खून बहा की लड़कियों के साथ ऐसा सलूक होता था कि न सिर्फ उनकी इंसानियत तबाह बर्बाद कर दी जाती, बल्कि इंसानियत की भी तस्लील की जाती थी। यहाँ आकर इतना ज़रूर हुआ था कि उसको उसका चेहरा रोज़ देखने को मिल जाता। हालांकि वो अब भी हम वक्त चादर लिपेट कर रखते, मगर चेहरा नहीं ढका होता था। उस दिन वो जॉगिंग करके आया तो उसे लॉन से ऊपर रिहायशी हिस्से की जानिब वाली सीढ़ियों पर बैठे देखा। गुड मॉर्निंग, वो उसके करीब आते बोला, जो उसके पुकारने पर बुरी तरह डर कर चौंकी। ओह सॉरी, वो एकदम बोला। कोई बात नहीं, आहिस्ता से चेहरा झुकाकर बोली। बिलाशुबा बशाम बहुत खूबसूरत मर्दों में से था। हिनाल उसकी तरफ देखने से कतराती थी। हिनाल, मैं इतना खौफनाक तो नहीं कि आप मुझसे यूँ डरती रहें। उसका रवैया उसे उलझन में मुब्तला कर देता। अच्छा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ फिर से ज्वाइन करें।
मुझे कॉलेज का नाम बताओ, मैं वहाँ के हेड से मिल लूँगा। दूसरी बात यह कि इस बात पर परेशान होना छोड़ दो कि आपको मेरे निकाह में हो तो मैं आप पर अपना हक जताऊँगा। आप अपनी स्टडीज़ करो, जब लाइफ में लगे कि नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, आई लेट यू फ्री फ्रॉम दिस अनवांटेड रिलेशनशिप, सो लेट्स बी फ्रेंड्स टिल। उसने अपना फैसला सुनाते उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो रोज़ाना हिनाल को अपनी सोच और रवैये से हैरान करता। उसने झिझकते अपना हाथ उसके हाथ में अपना नाजुक सा हाथ दिया। न जाने क्यों मगर पेशाम की एक बीट मस हुई थी। उसने फ़ौरन उसका हाथ छोड़कर अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। मैं ज़रा जल्दी निकलूँगा, सॉरी आपका फर्स्ट डे है। मैं चाहता था कि आपको ड्रॉप करो, लेकिन ज़रूरी मीटिंग है जिसकी प्रेजेंटेशन फाइनल करनी है। आपको ड्राइवर छोड़ाएगा। वो दोनों इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। हिनाल का एडमिशन का सारा प्रोसेस उसने अपने दोस्त के अब्बू के रिसोर्सेज करा दिया था। आज हिनाल का कॉलेज में दोबारा से पहला दिन था। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हिनाल ने उसे शर्मिंदा होने से बचाया। थैंक्स, घर आकर मुझे कॉल ज़रूर कर देना। उसकी ताकीद पर हिनाल ने सर हिलाया। कॉलेज पहुंचकर क्या कुछ याद नहीं आया था उसे। माँ बाप, भाई, वो सब मोहब्बतें जो वक्त ने उसे छीन ली थी। वो कितनी देर कॉरिडोर में खड़ी आंसू बहाती रही। अभी उसे यहाँ से गए कुछ हफ्ते ही हुए थे और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई। अभी वो खड़ी अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी कि अपने पीछे बिल्कुल फरवा की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसकी चादर लेने के स्टाइल से उसे पहचाना था। एकदम वो उसके सामने आई। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! फरवा खुशी से चीखते उसके गले लगी। 1 हफ्ते का कहकर गई थी मोहतरमा और पूरा महीना लगा कर आई हो। फरवा शिकायती अंदाज में कहती, जैसे ही पीछे हुई निगाह उसके रोते चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ तुम्हें? वो इतने अरसे बाद एक जज्बाती सहारा पाकर बिखर गई। अरे यार, हुआ क्या है? फरवा तो परेशान हुई। कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें ढूंढा, तुम नहीं मिली तो बस मैं यहाँ आ गई। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। हिनाल ने एकदम खुद को संभाला। कैसे बताती कि वो अपने कातिल भाई की किए की सज़ा काट रही है। उफ, डरा दिया लड़की। लव यू यार, मैंने भी बहुत तुम्हें मिस किया। इतने दिनों बाद क्यों आई हो? फरवा खुशी से निहाल होकर बोली। बस मांस नहीं आने दे रही थी। अब वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, सो झट से बोली, हाय यमाए बिना। अच्छा चलो आओ, कुछ नोट्स तो तुम्हें दूँ, बाकी के कल ला कर दूंगी। सब संभाल के रखे थे। और फिर वो दोनों कॉलेज से मुतल्लिक़ बातें करती आगे की जानिब बढ़ गई। जैसे ही वो घर पहुंची, रहमत बुआ ने बशाम के फ़ोन का बताया। अभी वो उसे बता रही थी कि दोबारा से कॉल आई। हेलो, हाँ अभी अभी आई है। आओ बेटा, पेशाम है। रहमत बुआ ने फ़ोन उठाकर पहले पेशाम को बताया, फिर हिनाल को फ़ोन पकड़ाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? इतनी लेट घर पहुंची? 3:30 का टाइम हो चुका था। हिनाल को उसके फिक्रमंद लहजे ने किसी और की याद दिलाई। पहले ये काम ज़रियाब क्या करता था, उसके आने जाने, खाने पीने की फ़िक्र, और आज उसके गले में आंसू का गोला फंसा। हिनाल, आर यू देयर? बेशाम ने उसकी खामोशी पर मज़ीद तशवीश से पूछा। बस वैसे ही आज काम ज़्यादा था तो लेट हो गई, हिनाल ने खुद को संभाल कर कहा। और अब तो उसे अपने आंसू पर बंद बांधने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी। फिर भी उसके लहजे का भीगापन बशाम से छुपा नहीं रह सका। बशाम को थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया था। ओके, आप लंच करो, शाम में बात होती है। और फिर ये उनकी रूटीन हो गई। सुबह वो ऑफिस जाता और हिनाल कॉलेज, और फिर शाम में वो अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहता और अपनी पढ़ाई में। मगर कॉलेज आने जाने से ये हुआ कि हिनाल जो पहले बशाम से बहुत घबराती थी, अब बहुत तो नहीं मगर फिर भी थोड़ा बहुत उससे फ्रैंक हो गई। और उसमें भी बशाम का ज़्यादा हाथ था, जो खाने और चाय के टाइम पर स्पेशली उसके कॉलेज और पढ़ाई की बातें लेकर बैठ जाता, जिससे वो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर बशाम से करती। इस दौरान जब जब हिनाल उसकी जानिब देखती, बशाम उसके चेहरे से नज़रें हटा लेता। उसे ये मानने में कोई आड़ नहीं था कि उसकी खूबसूरत आंखें अच्छे भले बंदे का ईमान ख़राब कर देती थी और उसे मजबूर करती थी कि उसकी जानिब टिकटिकी बांध कर देखे। मगर बशाम ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से तो उसका एतमाद बहाल किया था। हफ्ते का दिन था। वो जो जॉगिंग के लिए जाने लगा था कि हिनाल गार्डन में पौधों के पास खड़ी नजर आई। गुड मॉर्निंग। बशाम को उसे देखकर खुशगवार हैरत हुई। उसने भी मुड़कर उसे विश किया। आज तो आपकी छुट्टी थी, फिर भी इतनी जल्दी उठ गई। लंबी तान के सोती? उसने उसे मशवरा दिया। बस वैसे ही नमाज़ पढ़ने के बाद नींद नहीं आई तो यहाँ आ गई। आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं? उसने तफसीली जवाब देते आखिर में उसके ट्रैक सूट को देखते पूछा। यप, वाना ज्वाइन? उसने पूछा। अरे नहीं, मुझे कहाँ जॉगिंग आती है। उसके सवाल पर हिनाल ने झट से जवाब दिया। मैं जॉगिंग कर लूँगा, आप वॉक कर लेना। आप बहुत खूबसूरत पार्क है जहाँ मैं जाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बशाम ने उसे कायल करते कहा तो हिनाल आमादा हो गई। चादर तो उसने हस्पताल को ओढ़ी हुई थी, सो उसके साथ कदम मिलाती बाई की जानिब चल पड़ी। हिनाल बशाम की बाई जानिब चल रही थी। दोनों बातें करते जा रहे थे। पार्किंग उनके घर से थोड़े फासले पर था। वो बशाम की किसी बात का जवाब देती उसकी जानिब देख रही थी। जैसे ही बात खत्म करते उसने सामने देखा तो एकदम बाईं जानिब की गली से एक
बिल डॉग हिनाल के पास आया। हिनाल ने ये देखे बगैर कि उसके मालिक ने उसे पकड़ा हुए चीखें मारकर वापसी की जानिब दौड़ लगाई। बशाम और उस कुत्ते का मालिक परेशान हो गए कि हुआ क्या है। हिनाल के एकदम भागने की वजह से वो बिल डॉग एकदम भौंकना शुरू हुआ। बशाम तब तक उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और उसे बाजू से पकड़ कर रोका। क्या यार, मैराथन में हिस्सा लेती रही हो जो इतना तेज़ भाग रही हो? बशाम को वाकई से फॉलो करना मुश्किल हो गया था। वो एकदम बशाम का बाजू पकड़ कर उड़े हवासों के साथ बशाम के नज़दीक हुई और डरते हुए पीछे देखा जहाँ वो शख्स बिल डॉग लेकर उन्हीं की जानिब आ रहा था और वो डॉग मुसलसल हिनाल को देखकर भौंक रहा था। हालांकि उसका मालिक उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे पास आ रहा है। हिनाल ने एक हाथ से बशाम की शर्ट सामने सीने के पास से थामी और दूसरे हाथ से उसका बाजू मजबूती से पकड़ के उसके साथ चिपकी खड़ी हुई। उसके अपने आवाज़ तो उड़े हुए थे मगर उसका बशाम को ऐसे पकड़ना और उसकी गुर्बत बशाम के होश उड़ा रही थी। बशाम ने उसे बाजुओं के घेरे में लेकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। हिनाल, उसका मालिक उसके साथ है, वो आपको कुछ नहीं करेगा। बशाम उसे अपने साथ लगाए बोला। अब उसका मालिक उनके पास आ चुका था। सॉरी सर, मेरा बिल डॉग ऐसे किसी पर नहीं भौंकता, शायद इनके भागने पर ऐसा हुआ है। वो बेचारा भी हिनाल की इस तरह डरने पर पूरी तरह शर्मिंदा हो गया था। अरे नहीं, इट्स ओके, मेरी मिसेस ज़रा इस मखलूक से डरती हैं। बशाम ने उस बंदे की शर्मिंदगी दूर करनी चाहिए और फिर वो शख्स उससे मुसाफा करके चल पड़ा। हिनाल अभी तक उसके साथ लगी खौफ से बिल डॉग को जाता हुआ देख रही थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी कुर्बत से बशाम के दिल की दुनिया तहबाला हो चुकी है। हिनाल, वो जा चुका है यार, इतनी डरपोक हो, आप बहुत मायूस किया है लड़की आज आपने मुझे। ये आप डॉक्टर बन रही हैं, एक छोटे से बिल डॉग से डर गई? बशाम ने बोलते हुए अपने बदलते दिल की कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। जैसे ही हिनाल के हवास बेहतर हुए तो उसे गुर्बत का एहसास हुआ। वो एकदम बशाम से दौड़ी, उसने भी उसके गिर्द बाजू हटा लिए। वो छोटा सा था, इतनी बड़ी आंखें थी जिनसे मुझे खून आता है। वैसे भी मैं इंसानों की डॉक्टर बन रही हूँ, जानवरों की नहीं। उफ, अभी तक मेरी हार्ट बीट तेज़ है। उसने भी कुछ देर पहले की अपनी बेख्तियारी को ज़ैल करने की कोशिश की। हद हो गई है यार। बशाम की दिलकश मुस्कुराहट से उसने नज़रें चुराईं। आई थिंक अब वापस घर चलते हैं, बशाम ने उसके खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर कहा। तो वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वापसी के रास्ते पर दोनों खामोश थे। हिनाल तो शर्मिंदगी के मारे, जबकि बशाम अपनी बदलती कैफियत को समझने के चक्कर में था। ऑफिस आकर आज सारे काम गलत हो रहे थे। वो जो अपने और हिनाल के ताल्लुक को सिर्फ हमदर्दी समझता रहा, उसे खबर ही ना हुई कि यह हमदर्दी कब पसंदीदगी और फिर मोहब्बत में बदल गई। पिछले 2 दिन में उसके साथ गुजारते हुए वो खुद को चुतलाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर हर बार और शिद्दत से उसका दिल उससे बगावत करता। खुद को रिलैक्स करने के लिए उसने इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को कहा कि 1 घंटे तक कोई कॉल किसी कस्टमर से उसकी बात ना करवाए। ये कुछ लम्हे वो तन्हा रहना चाहता था। उसने मोबाइल पर हैंड फ्री लगाकर सॉन्ग्स लगाए और ऑफिस की ग्लास वॉल में आकर खड़ा हुआ। मार्गला हिल्स को देखते उसे पता ही नहीं चला वो कितनी देर उसे सोचता रहा। एकदम उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो हेलो सरदार साहब, मैं अमान बोल रहा हूँ जी। मुझे अभी थोड़ी देर पहले बीबी जी को कॉलेज लेने गया था कि रास्ते में किसी गाड़ी वाले ने बड़ी ज़ोरदार टक्कर मारी। मुझे और बीबी जी दोनों को चोटें आई हैं। हम शिफा हॉस्पिटल में हैं। अमान उसका ड्राइवर था जो हिनाल को कॉलेज लाता ले जाता था। ओके, मैं आता हूँ, इमरजेंसी में हूँ। ओके। वो तेज़ी से ऑफिस में अपने सेक्रेटरी को ज़रूरी हिदायत देकर निकला। इतनी रश ड्राइविंग उसने शायद ही कभी की हो। वो पहुंचा तो सामने ही अमान वेटिंग एरिया में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो सर पर पट्टी बंधी थी। तुम ठीक हो? बेबी कहाँ है? उसका दिल कर रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए, उसको अपने सामने सही सलामत देखे तो उसके दिल की तसल्ली भी हो। आए साहब। वो तेज़ी से उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड में आया, जहाँ उसके बाजू और टांग पर पट्टी बंधी थी और उसके माथे पर भी 4 टांके आए थे। अभी वो सुकून आवर दवा के ज़ेर असर थी। बशाम बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा, जिस चेहरे को आज सुबह से सोच रहा था। क्या खबर थी कि उसके सोचने से भी उस हसीन चेहरे को बशाम की नज़र लग जाएगी। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थामा तो लगा दिल को थोड़ा सुकून मिला है। फिर डॉक्टर से बात करके उसने उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाया। ड्राइवर के बयान से पता चला कि जिस वक्त वो हिनाल को लेकर घर आ रहा था कोई टर्न लेते वक्त अपनी ही लाइन में था। वो अपनी लाइन में था टर्न लेते वक्त, जबकि सामने वाली गाड़ियों में से एक अजलत में निकली और गलत कट लेकर उनकी गाड़ी को हिट करके आगे निकल गई। हिनाल की साइड का दरवाज़ा लॉक नहीं था, सो वो झटके से खुल गया और वो सड़क पर गिरकर ज़्यादा चोटें लगवा बैठी, जबकि ड्राइवर गाड़ी में था जो खंभे में जा लगी। पाकिस्तान की सड़कों पर रोज़मर्रा के वाक़यात थे और बशाम कुछ ही दिनों में ये जान गया था, लिहाजा वो कैसे और किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता, जबकि उस गाड़ी का कोई नंबर भी उनके पास नहीं था जो उसकी गाड़ी को हिट करके गई थी। उसने अमान को घर भेजा रेस्ट करने के लिए और खुद हिनाल को रूम में चला गया। उसके बयान से बज़ाहिर यही लगा कि एक एक्सीडेंट था और पाकिस्तान की सड़कों की हालत कौन नहीं जानता। जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ अपनी अलग लाइन बना लेता है, इसलिए सुबह शाम हादसे होते रहते थे।
मगर शुगर था कि बशाम का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसने घर फ़ोन करके अपने एक और मुलाजिम को हनाल के नाम पर सदका निकालने का कहा। बशाम का तो उससे नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा था। वो नहीं जानता था कि हमदर्दी से शुरू होने वाला जज्बा मोहब्बत में बदल जाएगा। जैसे ही कुछ देर बाद दवाइयों का असर ख़त्म हुआ तो हिनाल को होश आया, जहाँ अब वो दवाओं के असर से बाहर आ रही थी। खिदमतें करवाने का इतना शौक था तो पहले ही बता देती, इतनी पट्टियों के बगैर भी कर देता मैं। बशाम ने मुस्कुराते उसे देखा, जो अब शर्मिंदा नजर आ रही थी। आई एम रियली सॉरी। वो इस बात से बेखबर थी कि 2 दिन पहले वो काम जो उसकी खूबसूरती ना कर सकी, वो उसके वजूद के एहसास ने करवा दी। वो तो अभी भी बशाम की स्केरिंग नेचर को हमदर्दी ही समझ रही थी, और अभी बशाम भी इस बात को मानने में थोड़ा तरद्दुद कर रहा था कि क्या ये सिर्फ एक लम्हे का असर था या वाकई उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। एक दिन और एक रात अस्पताल में रहकर फिर हिनाल को डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरा 1 हफ्ता बशाम ने उसे रेस्ट करवाया था और कॉलेज नहीं जाने दिया। हफ्ते बाद जब वो कॉलेज आने लगी तो बशाम ने कुछ दिन उसे लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। सुबह उसे कॉलेज के सामने उतारते उसने एक मोबाइल हिनाल को दिया। ये रख ले, इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कॉल करनी है। हिनाल सर हिलाते मोबाइल लेते उसे खुदाफिज कहती उतर गई। कॉलेज आई तो फरवा उसके लिए परेशान थी। मुख्तसर बस एक्सीडेंट का बताया, तफसील नहीं बताई, क्योंकि उसने भी अभी तक अपने खूनबा और बशाम के मतलब कोई बात शेयर नहीं की थी। वापसी पर जिस वक्त वो बाहर निकली तो उसके जहन से निकल चुका था कि बशाम उसे खुद लेने आएगा। वह हस्बे साबिक फरवा के साथ खड़ी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। फरवा अपनी कार खुद ड्राइव करके आती थी, तो उसकी आदत थी कि पहले वो हिनाल को उसकी गाड़ी में बिठाकर फिर निकलती खुद। हिनाल अपनी ब्लैक विचारों के इंतजार में खड़ी थी कि अपने करीब बशाम की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। हेलो हिनाल, चलें घर? वो जो कॉलेज के सामने खड़ा था हिनाल को किसी लड़की के साथ निकलकर इधर उधर देखते देखते उसके पास चला आया। ओह, मैं भूल ही गई थी कि आपने आना है। हिनाल ने सर पर हाथ मारकर अपने भूल जाने पर अफसोस किया। फरवा जो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी अचानक बोली, हिनाल ये कौन है? तुम्हारे बरास हैं क्या? फरवा की बात पर बशाम ने लाहौल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप हिनाल की फ्रेंड हैं? हिनाल ने 1-2 मरतबा अपनी फ्रेंड का बशाम से जिक्र किया था। वो समझ गया कि यही है, और हिनाल जो ये भूल चुकी थी कि फरवा उसके साथ खड़ी है, परेशान थी कि बशाम का क्या तारुफ करवाए। वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल, फरवा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपकी बारी। उसने दोनों को देखा। हिनाल ने शायद आपको बताया नहीं, मैं हिनाल का हस्बैंड हूँ। उसने हिनाल की झिझक देखते खुद ही बात संभालने का सोचा। क्या? हिनाल, कितनी मीन हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं? एक चीख फरवा के हलक से बरामद हुई। उसने गुस्से से हिनाल को देखा। वो एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी जब ये अपने बरास की शादी पर गई थी तो तभी इत्तेफाक से मैंने इनको देख लिया, फिर ये पसंद आ गई और हम इनके घर वालों के पीछे पड़ गए और 1 हफ्ते के शॉर्ट नोट्स पर आपकी फ्रेंड को हमेशा के लिए अपना बना लिया। बरास बशाम ने खुशगवार अंदाज में इस तरह बात बनाई कि जिसमें कोई झोल भी ना था, और फिर आखिर में जिन मोहब्बत पाश नजरों से उसने हिनाल को देखा तो खुद भी ब्लश कर गई। वाह, इतनी रोमांटिक स्टोरी, बहुत छुपी रुस्तम निकली तुम हिनाल, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। क्यों भाई? फरवा ने शिकवा करते आखिर में उसे घसीटता। चले हम आपकी खुफकी ख़त्म करें, आपको एक अच्छी सी ट्रीट देंगे। बाय द वे, मेरा नाम बशाम है। उसने फरवा की खुफकी कम करते हुए कहा। ओके डन। फरवा भी खुश हुई। चलें फिर मिलेंगे हिनाल, चलें अब। उसने फरवा को कहते हिनाल से इजाज़त ली और फरवा से मिलकर बशाम के पीछे चल पड़ी। वो किस खूबसूरती से आज उसने फिर हिनाल को बचा लिया था। उफ, कितना एहसान करेगा ये शख्स मुझ पर। हिनाल ने अकीदत से उसकी पुश्त को देखा, इस बात से अनजान के उसकी हमदर्दी अब कुछ और रूप धार चुकी थी। क्या मेरा हवाला आपके लिए इतना शर्मिंदगी का बायस है कि आप अपनी फ्रेंड से भी छुपाएं? अपनी वाइट एकॉर्ड स्टार्ट करते उसने पूछा। उसके खफा चेहरे पर एक नज़र डालकर वो परेशान हुई। ऐसी बात नहीं है, जिस तरह आपने बात मैनेज की मैं कभी नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच। अब वो उसे क्या बताता कि वो जो धड़कनों में बसने लगी थी उसके लिए वो अब कुछ भी कर सकता था, मगर उसे अंदाज़ा था कि हिनाल का एतमाद जीतने के लिए और अपनी मोहब्बत को बावर कराने के लिए उसे अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्क तो उसके जज्बात में आया था। वो तो अभी तक इस सब को एहसान ही समझे हुए थी। खैर आपकी सॉरी से मैं मानने वाला नहीं, बशाम ने खुले मुँह से कहा। तो फिर कैसे मानेंगे? हिनाल ने इतनी मासूमियत से पूछा कि बशाम ने बहुत मुश्किल अपने बेकाबू दिल को संभाला। मैं तो ऑफिस से ऑफ लेकर आया था, मौसम देखते ही सोचा था कि आपको कॉलेज से पिक करके लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, सो अब आपको मेरे साथ नथिया गली चलना होगा। बशाम की बात सुनकर उसके चौदाता पक रोशन हुए। ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव नहीं? उसने काले स्याह बादलों को देखते बेचारगी से बशाम से पूछा। इस वक्त वो शदीद थकी हुई थी और सिर्फ बेड पर जाकर सोना चाहती थी। नहीं, इतनी भी नहीं है। बशाम के सफाचट जवाब पर उसे समझ आ गई कि वो मानने वाला नहीं। मैं बहुत थकी हुई हूँ।
हिनाल ने एक आखिरी कोशिश की। फ्रेश ही तो करना चाहता हूँ मैं आपको। अभी आप जाकर क्या करेंगी? सोएंगी और फिर अपनी मोटी मोटी किताबें लेकर बैठ जाएंगी? अपने माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है मिस डॉक्टर। अब उसे क्या बताता कि इस वक्त उसके साथ वो मौसम एंजॉय करना चाहता है। ओके, लेकिन फिर आप खफा तो नहीं रहेंगे ना? हिनाल ने मानते हुए पूछा। नहीं, बशाम ने मुस्कुराते उसकी नकाब से झांकती आंखों में देखा। आप नकाब उतार कर रिलैक्स हो जाएं। बशाम ये ना कह सका कि इस वक्त इतने करीब तुम्हारा चेहरा देखने की ख्वाहिश है मुझे। हिनाल ने फ़ौरन बच्चों की तरह उसकी बात मानी और उसकी हरकत पर बशाम के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। नवंबर का महीना था। इस्लामाबाद में खनकी बहुत बढ़ चुकी थी और आसमान पर छाए बादलों में भी ठंडक में इजाफा हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले थकावट से बेजार हो रही थी, मरी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगी। वहाँ से आगे वो नथिया गली पहुँचे जहाँ पर बादलों के टुकड़े गाड़ी के साथ चल रहे थे। हिनाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बशाम को उसकी खुशी अंदर तक सुकून दे रही थी। उन्होंने वहाँ के एक होटल स्नोलैंड में पहले खाना खाया। बशाम इस वक्त ग्रे शलवार पर ब्लैक गर्म चादर लिए हुए था, जबकि हिनाल हमेशा की तरह सर से पाँव तक ब्लैक चादर लपेटे हुए थी, जिसके नीचे उसने अभी स्वेटर पहना था। खाना खाने के बाद कॉफ़ी के डिस्पोजेबल कप्स लिए वो दोनों एक खूबसूरत ट्रैक पर वॉक करने लगे। ट्रैक दोनों जानिब से खूबसूरत दरख्तों की झुरमुट में घिरा हुआ था। कुछ जगहों पर शेड्स बनाकर बेंच लगाए गए थे। बादलों ने पूरी तरह आसमान को घिरा हुआ था। बशाम हमेशा की तरह उसके कॉलेज की रूटीन सुन रहा था। अभी वो बातें कर रहे थे कि बारिश के कतरे उन पर बरसना शुरू हुए। बातें करते उन्हें ख्याल ही ना रहा कि वो कितनी आगे निकल आए हैं, जबकि गाड़ी बहुत पीछे पार्क हुई थी। बशाम ने उसका हाथ थामकर वापसी के लिए कदम बढ़ाना चाहे कि बारिश ने इतनी मोहलत ही ना दी। बशाम उसके हाथ थामे शेड के नीचे आया। अब क्या करेंगे? हिनाल की परेशान आवाज़ सुनाई दी। वेट करेंगे बारिश के रुकने का, और क्या? बशाम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जो परेशान सूरत लिए बशाम को बहुत क्यूट लगी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ी पकड़ती जा रही थी और धुआंधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। शेड्स के अंदर भी तीनों तरफ से पानी आ रहा था। वो दोनों अब दरमियान में बिल्कुल पास खड़े थे। आए इधर बैठ जाते हैं, पता नहीं कब रुके। बशाम उसका सर्द हाथ थामे बेंच की जानिब बढ़ा। बेंच पर बैठकर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, अपने गर्म हाथ की गर्मी से बख्शने लगा। हिनाल इसके अंदर परेशान थी कि ये सोचकर कि वापस कैसे जाएंगे, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही ना दिया। क्या हुआ है? आप कांप क्यों रही हैं? स्वेटर पहना है कोई? बारिश और सर्द हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। जी, स्लीवलेस कार्डिगन पहना हुआ है। उसके जवाब देते उसने अपने कांधों पर मौजूद चादर का एक कोना उस साइड से हटाया जिस तरफ हिनाल बैठी थी और उसके पीछे ले जाकर उसके कांधों पर दे दिया। अब दोनों एक ही चादर में थे। रहने दे, इतनी ठंड नहीं लग रही। ऐसे करने से हिनाल बिल्कुल न सिर्फ उसके नज़दीक आ गई बल्कि उसके बाजू के हिसार में थी। दिल धक धक करना शुरू हो चुका था। उसकी बात मानकर उसके साथ आना उसे महंगा पड़ गया था। जी बिल्कुल, आपके कांपते हाथों और सर्दी से नीले पड़ते होंठों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही, बशाम ने उसके होंठों की जानिब देखते हुए जताया। बहरहाल जो भी था, गरमाइश का एहसास उसे वाकई सुकून बख्श रहा था, इतना कि अब थकावट के बाइस गरमाइश मिलते ही उसे नींद आना शुरू हो गई। सुने, मुझे नींद आ रही है, उसने तशवीश से बशाम को कहा, जो इस सिचुएशन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। तो डियर, आप मेरे शोल्डर पर सर रख कर सो जाएं, पता नहीं बारिश कब रुके। उसका इतना खूबसूरत हल सुनकर उसने खामोशी से नफ़ी में सर हिलाया। अपने और उसके माबैन रिश्ते का एहसास बार बार हो रहा था, मगर नींद ने उसे अपने हिसार में लिया हुआ था कि अपनी बंद होती आंखों को बमुश्किल खोल पा रही थी। और आखिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें वाकई बंद हो गई। बशाम ने आहिस्ता से उसका सर अपने सीने पर रखा और मजबूती से अपने दाएं हाथ का हिसार उसके गिर्द बांधा। थैंक यू, उसने मुस्कुराते हुए बारिश का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे हिनाल की गुर्बत के खूबसूरत लम्हात दिए थे। न जाने क्या कशिश थी उस लड़की में कि वो उसकी जानिब अपने दिल को बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। इस वक्त भी बहुत सी गुस्ताखियाँ करने को दिल मचल रहा था, लेकिन वो उसकी बेखबरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ माइल करना चाहता था। जिस तरह उसे इस खूबसूरत रिश्ते का एहसास हुआ था, उसे उम्मीद थी कि जल्द हिनाल को भी एहसास ज़रूर होगा। वैसे भी वो अभी उसकी स्टडीज़ के दौरान उसे तंग नहीं करना चाहता था। खामोशी और उस पर मनपसंद साथी का साथ कितना खुशकुन होता है, उसे आज पता चला। बशाम ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। उन्हें वहीं बैठे रात हो चुकी थी, बारिश भी थम चुकी थी, मगर बशाम ने इन लम्हों को भरपूर इंजॉय करते हिनाल को नींद से नहीं जगाया। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो कुछ देर वो नींद के खुमार में ही बशाम के साथ लगी रही, मगर जैसे ही एहसास हुआ कि वो कहाँ पर है और तकिए की जगह पर किसी का कुशादा सीना उसके सर पर है, तो वो फ़ौरन सीधी हुई। उफ, इतना टाइम हो गया, ये तो रात हो गई। उसने कुछ देर पहले की गुर्बत को असर को ज़ाहिर करने के लिए कहा। बारिश कब रुकी? उसने हनूस खामोश देखकर हिनाल ने पूछा। काफ़ी देर पहले रुक गई थी, बशाम ने जवाब दिया। तो आप मुझे उठा देते? आप इतने सुकून से सोई हुई थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा मैं आपको उठाता। बशाम का आहिस्ता लहजा उसे कुछ देर पहले की गुर्बत याद दिलाकर मज़ीद खिफ़त से अदा कर दिया।
आज तो यहीं बैठे बैठे सुबह भी हो जाती तो मुझे मंजूर था। बशाम ने उसकी झुकी नज़रों को देखते कहा जो अपने होंठ काट रही थी। चले। बशाम ने मुस्कुराहट दबाते उसे उठने का अंदिया दिया तो वो भी शुक्र का सांस लेती उसकी चादर के हिसार से निकलते उठ खड़ी हुई और अगली मर्तबा उसकी किसी भी ब्लैकमेलिंग में आने से तौबा की थी उसने। इससे बेहतर तो वो नाराज़ ही ठीक था। क्या सोचता होगा उसे। बार बार ये एहसास कर चुके लगा रहा था कि एक लड़की से सिर्फ हमदर्दी में वो क्या क्या करता जा रहा है। वो अभी तक इस रिश्ते को हमदर्दी के लिए बातें में देखती आ रही थी या फिर इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। यार वो दुबई वाली डील फाइनलाइज हो गई थी। कोई कंफर्मेशन मेल आई उनकी तरफ से। बशाम अपने दोस्त और पार्टनर सिकंदर के साथ ऑफिस में बैठा अपने न्यू प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा था। इसी दौरान उसे अपने मोबाइल पर हिनाल की कॉल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसे हिनाल की घबराई हुई आवाज़ आई। क्या हुआ है, आप परेशान लग रही है। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? उसने तशवीश से पूछा। एक्चुअली आज हमारे एक सर प्रैक्टिकल के लिए हमें अपने हॉस्पिटल ले आए थे। मैं फरवा के साथ आई थी। ड्राइवर को कॉल करके अस्पताल का बताया कि वो मुझे यहाँ से पिक कर ले, लेकिन पिछले 45 मिनट से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। फरवा भी चली गई। मुझे डर लग रहा है। हिनाल की आवाज़ ऐसी थी जैसे वो अभी रो देगी। डोंट वरी यार, आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। और जिस हॉस्पिटल का नाम उसने लिया बशाम के ऑफिस के बिल्कुल सामने थी वो। ये तो आप मेरे ऑफिस के सामने हो, आप 2 मिनट वेट करें, मैं आ रहा हूँ। बशाम अजलत में फ़ोन बंद करके खड़ा हुआ। ओके इधर भाई, इन पेपर्स को कंप्लीट करना है। सिकंदर से तेज़ी से बाहर निकलता था। एक बोला, आई एम कमिंग इन अ वाइल, जस्ट वेट। उसे कुछ भी बताए बगैर वो तेज़ी से बाहर निकला। हिनाल जो कब से परेशान खड़ी थी बशाम को कॉल करके कुछ रिलैक्स हुई। भाई शाम के साए गहरे हो रहे थे। कुछ देर बाद पार्किंग के विजिटिंग एरिया का दरवाज़ा खोलता बशाम उसे नजर आया। ब्लैक पेंट कोट में वाइट शर्ट पर टीपिंग टाई लगाए वो बेहद हैंडसम लग रहा था। हिनाल ने उसे चारों तरफ खुद को ढूंढते देखा तो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। बशाम को जैसे ही वो नजर आई तो उसने सुख का सांस लिया। हर गुजरते दिन के साथ उसे अपने दिल को और भी करीब पाता था। तुम ठीक हो? उसने पेशानी से उसकी खूबसूरत आंखों में झाँका। चूँकि उसने नकाब लिया था लिहाजा वो उसका चेहरा नहीं देख सका। जी, उसके मुख्तसर जवाब पर उसे तसल्ली हुई। ग्रेट, अभी तो मैं आपको ऑफिस ले जा रहा हूँ, वहाँ से अपनी चीज़ें समेट कर फिर निकलते हैं। उसके कहने पर हिनाल ने सर हिलाया। बशाम ने साथ चलते उसका हाथ थाम लिया। हिनाल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो सामने देखता चलता जा रहा था। उसके केयरिंग अंदाज पर एक ख्वाहिश हिनाल के दिल में जागी कि काश ये हाथ उस ऐसे ही हमेशा थामे रहे। मगर फिर एकदम बशाम की माँ के अल्फाज न जाने कहाँ से उसके दिमाग में गूंजे। तो खून बहा में आने वाली लड़की, इस बात को हमेशा याद रखना। हिनाल ने फ़ौरन अपनी ख्वाहिशें नजरें चुराईं तो वो उसे लिए जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल हुआ उसके बहुत से वर्कर्स हैरत से उस लड़की को देख रहे थे जो सर से पाँव तक चादर में लिपटी थी। मगर बशाम को इस वक्त किसी की परवाह ना थी। वो उसे लिए सीधा अपने ऑफिस में आया जहाँ सिकंदर उसके इंतज़ार में था। उसे किसी लड़की के साथ आता देख वो बेहद बेख्तियार हैरत से अपनी जगह से उठा। बशाम ने उसकी हैरतज़दा आंखों से नजरें चुराते हिनाल को देखा। हिनाल, ये मेरा फ्रेंड और पार्टनर सिकंदर है। हिनाल ने अपनी झुकी नज़रों को उठाकर सिकंदर को सलाम किया जो अब तक हैरान परेशान था। सिकंदर, ये मेरी वाइफ हिनाल। बशाम ने तारुफ मुकम्मल करके सिकंदर की पटी पटी आंखों में देखा। वाइफ? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। कमीने इंसान, तूने बताया नहीं कि तेरी शादी हुई है? उसने आगे बढ़कर बशाम के कंधे पर पंच मारते कहा तो बशाम खजालत से मुस्कुराया। बस यार, कभी ध्यान नहीं रहा। देख ले भाभी, से ये भी याद नहीं रहता कि इसकी एक अदद बीवी भी है। ये भुलक्कड़पन है या खुद को बैचलर बनाने की नाकाम कोशिश? भाभी, ये बहुत गलत आसार हैं। आपको नहीं पता इसकी सेक्रेटरी कितनी खूबसूरत है। आपके सामने कह रहा है कि मुझे कभी बताने का ख्याल नहीं आया इसको, जो पिछले 6 सालों से इसके साथ है। आप इसे किस तरह रखेंगी? बशाम जानता था अब उसकी दुर्गत बनने वाली है। बमुश्किल वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे मजीद गुलअफशानी से रोक रहा था। यार, अभी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई है, जब अभी मैं गाँव में था। बशाम ने उसे ठंडा करना चाहा। तो बेटा, वो कौन सा साल 2 साल हुए हैं तुझे यहाँ आए? अभी सिर्फ 2 माह ही तो हुए हैं। तूने मेरे साथ दुश्मनी की। तेरे सारे करतूत खोलूँगा आज, लेकिन पहले भाभी आप बैठ जाएं और आज के सारे कारनामे सुनकर ही जाइएगा। सिकंदर ने एक चेयर हिनाल को पेश करते हुए कहा और वो बेचारी दोनों की शक्लें देख रही थी। जी नहीं, अभी तो आप भी सीधा घर जाएंगे और हम भी, क्योंकि हिनाल थकी हुई है कॉलेज से हॉस्पिटल और फिर सीधा यहीं आई हैं। कॉलेज? बशाम के बताने पर सिकंदर ने चुन पर से देखा तो बशाम ने उसे बताया कि हिनाल डॉक्टर बन रही है और उसका लास्ट ईयर है। ग्रेट, लेकिन यार मैंने जो अभी तुम्हारे पोल खोलने थे उनका क्या होगा? सिकंदर ने उसे शरारत से देखा। जी नहीं, हिनाल को पता है कि मैं घर के अंदर भी बहुत शरीफ हूँ और बाहर भी। क्यों हिनाल? बशाम ने अपनी शरारती नज़रों से हिनाल को देखा। चल यार, अब मैं निकलता हूँ। मुबारक हो वैसे भाभी, अब आपने हमारे घर ज़रूर आना है।
सिकंदर ने बशाम से मिलते हिनाल को कहा। जी भाई ज़रूर, हिनाल ने मुरव्वत से कहा। भाभी जाते जाते इसकी सेक्रेटरी पर नज़रसानी करते जाइएगा। जाते जाते भी बशाम ने उसे कहते ड्राइवर को कॉल करते की। बीबी को लेने क्यों नहीं पहुंचे? वो अपने लैपटॉप पर बाकी चीज़ों को समेटते ड्राइवर की कॉल अटेंड करते ही बोला। यार अगर ट्रैफिक में फंस गए थे तो मुझे कॉल तो कर सकते थे। माशाल्लाह बैटरी बंद हो गई, मैं घर आकर सीधा करता हूँ तुम सबको। जैसे ही बाल कॉल बंद करके वो पीछे मुड़ा, हिनाल को देखकर कुछ लम्हों के लिए सुन रह गया। उसने पहली मरतबा हिनाल के होंठों पर लिपस्टिक देखी थी। वो तो अपनी सादगी में ही बशाम को आजमाती आई थी। अब तो पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए पूरी तरह उसका ईमान टकमका रही थी। खैरियत है आज? बशाम ने खुद पर काबू पाकर कहा। उसने उसकी नज़रों को अपने होंठों पर देखा तो एकदम खज्जल हुई। वो फरवा आज एक नया लिपस्टिक का शेड लाई थी तो उसने ज़बरदस्ती लगा दी। उसे इतना अजीब लग रहा था बशाम से ऐसी बात करना। ओके चलें, आप थोड़ा रिलैक्स हो गई तो निकले, फिर बाहर से ही डिनर करते हैं। बशाम ने उसके चेहरे से नजर हटाते कहा। जी। हिनाल ने अपना नकाब वापस पहनते कहा। उसके बाहर निकलते ही उसकी गहरे रादी नज़र बशाम की सेक्रेटरी पर पड़ी, जिसे वो ज़रूरी हिदायत देता लम्हा भर के लिए रुका और फिर चल पड़ा। बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़की थी। एकदम आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाई। बशाम ने एकदम उसका बाजू थाम कर उसे सहारा दिया। आराम से, शी इज़ नॉट प्रीटियर देन माई वाइफ। बशाम ने शरारत से उसके कान में सरगोशी की। वो हिनाल को अपनी सेक्रेटरी को गौर से देखते देख चुका था। हिनाल खीफत ज़दा हुई। एक होटल जाकर उसने फैमिली कैबिन लिया ताकि हिनाल रिलैक्स होकर खा सके। क्या लेंगी? बैठते साथ ही हिनाल ने पूछा। कुछ भी मंगवा ले, बहुत भूख लगी है, हिनाल ने बेतकल्फी से कहा। सुबह से कुछ खाया है? बशाम ने मेन्यू कार्ड खोलते पूछा। नहीं, टाइम नहीं मिला। उसके जवाब पर बशाम ने उसे बेयकीनी से देखा, जिसने सुबह उसके सामने सिर्फ एक जूस का गिलास और एक स्लाइस खाया था। कोई हाल नहीं, आप वाकई डॉक्टर बन रही हैं ना? लगता है रोज़ मरीजों से पहले एक ड्रिप आपको लगाई जाएगी। जिस डॉक्टर के खुद यह हालात है वो अपने पेशेंट को क्या एडवाइस देगी? अच्छा, आप शर्मिंदा तो ना करें। उसकी बातों ने उसे वाकई शर्मिंदा किया था। हिनाल नकाब हटा चुकी थी और अब एक मरतबा फिर बशाम के लिए उसके होठों से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। अपनी नज़र उसके होठों से हटाने के लिए उसने मोबाइल ऑन किया और हिनाल होटल के कैबिन का जायज़ा लेने लगी। थोड़ी देर बाद बशाम ने उसकी जानिब चुशु बढ़ाया, जबकि नज़रें हनूज उसके मोबाइल पर थीं। लिपस्टिक साफ़ करें अपनी। इससे ज़्यादा बशाम में उसे नज़र चुराने और ख़ुद को संभालने की हिम्मत ना थी। इससे पहले कि उसे कोई गुस्ताखी सरजद होती, उसने हिनाल को लिपस्टिक साफ़ करने का कहा। हिनाल ने हैरान होकर और फिर शर्मिंदगी से लिपस्टिक उतारी। खाना खाकर घर जाते वो नहीं जानते थे कि कोई उन्हें अपनी गाड़ी में फॉलो कर रहा था। हेलो। वो भी कॉलेज में थे कि उसे बशाम की कॉल आई। अभी तो उसे कॉलेज से ऑफ करने में 1 घंटा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हिनाल की प्यारी सी आवाज़ आई। बिल्कुल ठीक। आप अभी कॉलेज में हैं? बशाम ने पूछा। जी, खैरियत क्यों? वो आपको याद है उस दिन जब आप मेरे ऑफिस आई थी तो मैंने आपको अपने फ्रेंड से मिलवाया था? अभी पिछले हफ्ते की तो बात थी और हिनाल को बहुत अच्छे से याद था। उसका भाभी कहना उसे बहुत अच्छा लगा। बशाम के हवाले से जाने का एहसास कितना खूबसूरत था। उस दिन उसे पता चला। जी, वही सिकंदर भाई ना? एग्जैक्टली। एक्चुअली वो 2 दिन से पीछे पड़ा है कि भाभी को लेकर आओ। क्या आज शाम हम जा सकते हैं उसकी तरफ? बशाम ने झिझकते पूछा। जी, क्यों नहीं? हिनाल ने कहा। अच्छा ग्रेट, फिर प्लीज़ आज वो चादर मत लीजिएगा। कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर दुपट्टा अच्छे से लें। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। उन्होंने एज ए कपल हमें इन्वाइट किया है तो। हिनाल उसकी अधूरी बात का मतलब समझ गई। ओके, मैं वैसे ही रेडी हो जाऊँगी जैसा आप कह रहे हैं। गुड गर्ल। और मेकअप का तो कोई आइटम आपके पास नहीं होगा? नहीं। हिनाल ने हैरान होकर उसका सवाल को जवाब दिया। तो फिर आप अपने फ्रेंड के साथ जाकर बाय कर लें। बशाम ने कहा। लेकिन उस दिन तो आपको मेरी लिपस्टिक बहुत बुरी लगी थी और आपने उसे रिमूव करने का कहा था। हिनाल ने उसे याद दिलाया। मैं आपको भी नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कभी फुर्सत से बताऊंगा। बहरहाल आपका लिपस्टिक लगाना मुझे बुरा नहीं लगा। बशाम की गंभीर आवाज़ में ऐसा कोई जज्बा था जिसने हिनाल को खामोश करवा दिया। ओके हनी, शाम में मिलते हैं। फ़ोन बंद करके भी उसका दिल धक धक कर रहा था। शाम में जब वो घर आया तो हिनाल तैयार हो चुकी थी। उसके ज़्यादातर काम वो खुद ही करती थी। अब भी उसके लिए जूस का ग्लास लेकर उसके कमरे में आई। जैसे ही वॉशरूम से निकला, उसकी नज़र टिपिंग फ्रॉक और पजामे में मौजूद हिनाल पर पड़ी। उसके फ्रॉक पर बहुत खूबसूरत सिल्वर काम था और दुपट्टा उसने बहुत खूबसूरती से सर पर जमाया हुआ था। लंबे बालों की चुटियाँ पीछे से आगे की जानिब डाली थी और हल्के से मेकअप और वाइट पर्ल्स का सेट पहने वो बशाम के होश उड़ा रही थी। धीरे से बशाम की जानिब देखे बिना वो कमरे से जाने के लिए जैसे ही उसके पास से गुजरी तो उसने उसका हाथ थाम कर रोका। हिनाल ने हैरान होकर बशाम को देखा। मेरे कपड़े तो निकाल दें। उसका दिल जो बशाम के जज्बे लुटाती आंखों को देखकर धड़ धड़ करने लगा, वो उसे काबू करती उसकी वार्डरोब की जानिब पड़ी। बशाम बेड पर बैठकर जूस पीता मुसलसल उसे नज़रों
के फोकस में रखे हुए था। उसने बशाम की चीज़ें निकाल कर बेड पर रखी, फिर उसका जूस वाला ग्लास खाली गिलास लेकर जाने से पहले उसकी तरफ देखा। अब मैं जाऊँ? अगर मैं कहूँ नहीं? बशाम के अंदाज पर हिनाल की हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी। जाए। बशाम ने उसकी गैर होती हालत को देखकर उस पर से नजरें हटाई। कुछ देर बाद जब वो घर से निकले तो बशाम ने स्टीरियो ऑन किया। रॉस कॉपरमैन की आवाज़ में हंगर लगा था। हिनाल ने एक नज़र बशाम को देखा जो सफ़ेद शलवार कमीज पर लाइट ब्राउन शाल लिए अपनी हल्की से बेड में वो निहायत डैशिंग लग रहा था। आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है। हिनाल की बात पर वो खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। मेरे नज़दीक ये अपनी फीलिंग्स किसी के लिए एक्सप्रेस करने का बेस्ट सोर्स है। उसकी बात और फिर खुद पर पड़ने वाली शरारती नज़रों ने हिनाल को एक मरतबा फिर नर्वस किया। उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक फ़कीर उसकी खिड़की के पास आया। बशाम ने 1000 का नोट निकालकर हिनाल के सर के ऊपर से वार कर उस फ़कीर को दिया। हिनाल तो शशतर रह गई। वो ऐसे ही अगर दे देता तो हिनाल कभी हैरान ना होती कि वो उसके खुले दिल वाली नेचर से वाकिफ़ थी, लेकिन जो हरकत बशाम ने की उससे हैरान करने के लिए बहुत थी। उसे बशाम की जानिब देखा जो गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे भी कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वह जानता था कि उसकी खुद पर पड़ने वाली हैरतज़दा नज़रों को महसूस करके उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। उसके अंदाज हिनाल को जिन खुशफहमियों की जानिब ले जा रहे थे वो उनको सोचना नहीं चाहती थी। वो इस हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं चाहती थी कि वो किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में आई है। सिकंदर के घर भी वो चुप चुप रही और ये बात बशाम ने बहुत शिद्दत से महसूस की। घर आते उन्हें काफ़ी रात हो गई थी। आते ही हिनाल चाय बनाने चली गई। बशाम को भी शदीद तलब हो रही थी। वो हिनाल को ही सोचते लाउंज पर टांगे टेबल पर फैलाई रिलैक्स हुआ। एकदम किचन से हिनाल की चीख की आवाज़ पर फ़ौरन किचन की जानिब भागा। रास्ते में ही उड़े हवासों समेत हिनाल को खड़े पाया। क्या हुआ है? बशाम ने घबराकर उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा। वो वहाँ चूहा। हिनाल ने बाहर खुलने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। क्या? बशाम ने बेयकीनी से हिनाल को देखा और बेख्तियार कहका मारा। यार हद है मिस डॉक्टर, एक चूहे से डर गई? बशाम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो हिनाल ने खुफकी से उसे हंसते हुए देखा। इससे पहले कि हिनाल कोई जवाब देती डोरबेल बजी। जो ही बशाम देखने गया उसका चचा जात शमील लॉन्च में दाखिल हुआ। बशाम को अपनी आवारा मजाजी के बाइस पसंद ना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? बशाम को हिनाल की फिक्र हुई। जैसे ही शमील अंदर आया नज़र सीधी सजी संवरी हिनाल की जानिब गई जो किचन के दरवाजे पर सदा था चाय के कप ट्रे में थामे खड़ी थी। बशाम ने उसकी गलीज नज़रों को हिनाल पर पड़ते देख लिया था। उसने हिनाल की जानिब बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ली। आप हमारे रूम में जाएं। उसकी नज़रों में तनबीह देखकर वो अचुनबे से बोली। हमारे? हिनाल ने हैरत से उसे देखा। जी। वो खामोशी से बशाम के रूम में चली गई। बैठो। उसने मुड़कर शमील को देखा और ट्रे टेबल पर रखी। खैरियत से आए हो? हाँ, एक केस के सिलसिले में आया हूँ, शमील ने कहा। कुछ खाना चाय या पानी? हाँ, चाय दे दो। तुमने उस लड़की को बीवी बना लिया है क्या? शमील ने पूछा। कब से दिमाग घूमने वाली बात वो ज़ुबान पर ले आया था। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। चाय का कप उठाकर बशाम अपनी जगह से उठा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम भी थके होगे, बेहतर है कि सोएं। सामने वाले गेस्ट रूम में चले जाना। हाथ की इशारे से उससे बताता बशाम अपने रूम की जानिब चल पड़ा। जैसे ही वो कमरे में आया परेशान से हिनाल पर नज़र पड़ी। आपने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? क्यों, क्या आप फर्स्ट टाइम आई हैं? बशाम ने पूछा। इस वक्त कभी नहीं आई, हिनाल ने नज़रें झुकाकर कहा। एक्चुअली मेरा कज़न कुछ अजीब सा है, अच्छा करैक्टर का नहीं। उसे ये शक ना हो कि आप और मैं अलग रहते हैं। इस घर में बस यही इंप्रेशन देना है उसे। जब तक वो अपने रूम में नहीं चला जाता आप यहीं पर बैठेंगी। बशाम ने उसे तफसील में बताया तो वो झिझकते उसके बेड के साइड पर रखे सोफे पर बैठ गई। हिनाल, आप वहाँ ईजी हो, यहाँ बेड पर बैठ जाओ। बशाम जो कि खुद बेड पर दराज था उसे अपनी दूसरी साइड आने का कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, हिनाल ने बशाम की नज़रें खुद पर जमी देकर कहा। हिनाल, हमें बहुत दिन हो गए इकट्ठे रहते हुए, अब तो आपको यकीन आना चाहिए कि मैं गलत आदमी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप शाम से मुझे नर्वस कर रहे हैं। आपने मेरे ऊपर से इतने सारे पैसे वार कर फ़कीर को क्यों दिए? आखिर जो बात उसे तंग करी थी बशाम के बेतकल्लुफ़ अंदाज ने उसे पूछने का हौसला दिया। क्या आप वाकई में अनजान हैं? बशाम अपनी जगह से उठकर उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़कर अपने सामने बेड पर बिठाते हुए बोला। या फिर जानना नहीं चाहती? मैं सिर्फ एक ही हकीकत से वाकिफ़ हूँ, ये कि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी हसीन इत्तेफाक से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती और किसी की जुर्म के पादाश में आई हूँ। आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं और इन एहसानों का बदला मैं मरकर नहीं चुका सकती। इससे भी आगे कुछ सोचना मुझे ज़ेब नहीं देता। आँखें नीचे की आज पहली मर्तबा उसने अपने दिल की बात बशाम से की जो उसका हाथ थामे हुए बैठा था। मुझे पता है
मुझे सिर्फ ये पता है कि आप मेरे निकाह में हो और ये निकाह मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथी से मोहब्बत करूँ, चाहे वो जैसे भी मेरी ज़िंदगी में आया हो, डज़न्ट मैटर। हाँ, मैं आपको खुद से मोहब्बत में मजबूर नहीं करूँगा, मगर खुद को आपसे मोहब्बत करने से भी नहीं रोक सकता। हिनाल को उम्मीद नहीं थी कि इतना वाज़िया इकरार करेगा वो। उसके इकरार पर उसकी हथेली जो बिशाम के हाथ में थी पसीने से गीली होने लगी और माथे पर भी इतनी सर्दी के बावजूद पसीने के कतरे नमूदार हुए। बशाम ने साइड टेबल पर मौजूद टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर उसकी हथेली और फिर नहायत मोहब्बत से माथा साफ किया। आप ये सही नहीं कर रहे। हिनाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसका इशारा उसकी मोहब्बत करने की तरफ था। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ इजहार किया है। बशाम ने शरारत से उसकी आंखों में झांका तो हिनाल ने आंखें झुकाते अपने हाथ खींचा। प्लीज़ अब जाने दें। हिनाल से ज़्यादा उसके जज्बे लुटाती नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी। बशाम ने भी उसे मज़ीद तंग करना मुनासिब ना समझा। हिनाल, आपको अपने साथ रखना ना तो कोई मजबूरी है और ना ही एहसान। सीरियसली ये मेरे जज्बों की इंसल्ट होगी। खैर, ये आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि ये रिश्ता और मेरे लिए आप क्या हैं। अभी मज़ीद मैंने कुछ कहा तो आई एम श्योर कि आप कहीं बेहोश ना हो जाएं। आप वेट करें, मैं चेक करके आता हूँ कि वो चला गया है गेस्ट रूम में या नहीं। ये कहते साथ बशाम कमरे से बाहर गया। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। अब आप जाओ, वो चला गया है। उसके कहते साथ हिनाल फ़ौरन उठ गई। बशाम के पास से गुजर कर जाने लगी कि उसने उसकी कलाई थामी। कितनी जल्दी है आपको यहाँ से जाने की, जबकि मेरा दिल कर रहा है कि आज आपको यहीं रोक लूँ। बशाम ने मोहब्बत से उसे अपने सामने करते हसरत से उसके एक एक नक्श को देखा। प्लीज़ अभी मुझे आपके इजहार को तो हज़म कर लेने दें। उसके मुंह फैलाकर कहने पर बशाम ने उसके दाएं गाल को होले से छुआ। हिनाल का मुंह तो उसकी बेतकल्फी पर खुल गया। आइंदा आपके रूम में नहीं आऊँगी मैं। उसके गुस्से छलकाते चेहरे को देख बशाम ने कहकर लगाया। जाएं आप, इससे पहले कि मैं इससे ज़्यादा कुछ करूं। बशाम ने शरारत से कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। हिनाल तेज़ी से बाहर निकली। बाहर बशाम ने सारी लाइट्स ऑफ की हुई थी। वो तेज़ी से लाउंज से गुजरते कॉरिडोर में बने अपने रूम की जानिब आई। ये जाने बगैर कि किचन में मौजूद शमील, जो कि कुछ सेकंड पहले किचन में आया था, उसने हिनाल का आंचल देख लिया था। कुछ सोचकर उसकी शैतानी आंखें चमकी। हिनाल ने अंदर आकर लॉक लगाया। ये पहली मर्तबा था कि उसने इस घर में आकर अपने कमरे के दरवाजे को लॉक किया था। बशाम ने कभी उसके कमरे की दहलीज पार करने की कोशिश नहीं की थी। आज भी सिर्फ उसने शमील की वजह से लॉक लगाया था। वो कपड़े चेंज करके बशाम की बातें याद करती न जाने किस वक्त सोई, मगर अभी उसकी नींद इतनी भी गहरी ना हो पाई थी कि उसे अपने कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। एकदम वह हैरान हुई कि वो तो लॉक करके सोई थी। जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटाकर आने वाले को देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये तो शमील था जिसने झट से पास पड़ी चादर को हिनाल ने झट से पास पड़ी अपनी चादर से खुद को लिपेटा। आप क्यों आए हैं मेरे कमरे में, निकले यहाँ से। उसने अपने असाब को काबू करते हुए कहा। अरे ये चिड़िया तो बोलती भी है। शमील ने खबासत से हंसते हुए कहा। आप निकलते हैं या मैं शोर में जाऊँ। हिनाल ने उसे धमकी दी। अगर तूने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस कुछ लम्हे तेरे हुस्न को खराज देना है, फिर मैं चला जाऊँगा। कहते साथ ही वो एकदम हिनाल पर झपटा और उसके मुँह पर हाथ रख दिया। वह शाम जो अपने ब्लैंकेट में लेटा था, एकदम उसने कुछ बेचैनी महसूस की। उठकर वो हिनाल के कमरे की जानिब आया और उसके कमरे से घुटी घुटी चीखों की आवाज़ सुनकर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अंदर दाखिल हुआ। शमील को उस पर झुका देकर उसका खून खोल उठा। कमीने इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? बीवी है ये वो मेरी। उसे शर्ट से खींचकर घसीटता दीवार के साथ लगाकर 2-4 जोरदार मुक्के उसके चेहरे पर जड़ गया। शमील के तो वहम गुमान में भी ना था कि बशाम आ जाएगा। वो उस अचानक अफ्ताद के लिए तैयार ना था। थू, इतनी बीवी है तेरी तो दूसरों को मुंह मारने के लिए खुला क्यों छोड़ रखा है इसे? आपने कमरे से क्यों दरबदर किया है? और वैसे भी खून बहा में आई हुई किसी की बीवी नहीं होती। हाँ, हर किसी की खुशी का सामान ज़रूर। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि बशाम ने उसे पकड़कर जोर से दीवार में उसका सर दे मारा। हिनाल की चीखें निकल गई बशाम का जुनूनी अंदाज देखकर। इससे आगे एक लफ्ज़ कहा ना तो तेरी कब्र यहीं बना दूंगा, बशाम ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। बशाम ने उसे दरवाजे की जानिब धकेला। चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन ऐसी लड़की की वजह से तूने मुझ पर हाथ उठाकर दुश्मनी का आगाज़ किया है। शमील ने अपनी खूनशाम नज़रों से बशाम को घूरा। अभी तो तुम इस बात का शुक्र करो कि तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ, वरना जो कुछ तुमने इस लड़की के बारे में कहा है, अब दोबारा कहा तो मैं तुम्हारी आइंदा की गवाही नहीं दूंगा। बशाम ने एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, गेट लॉस्ट। उसकी धार ने हिनाल को शशदर किया। शमील के जाते ही बशाम ने लाइट ऑन की। जैसे ही उसकी नज़र रोशनी में हिनाल पर पड़ी तो उसका दिल जाके वाकई शमील को जिंदा जाने ना देता। उसने तो आज तक उसे बेपर्दा नहीं देखा था, जबकि वो उसका महरम था, और आज उसके कंधे के पास से फटी शर्ट देखकर उस पर गड़ों पानी पड़ गया, जिसे वो अपनी छोटी सी शॉल में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बशाम ने चेहरा मोड़ लिया। आपकी चादर कहाँ है? अलमारी में। हिनाल के कहते ही साथ ही बशाम तेज़ी से अलमारी की जानिब बढ़ा और उसमें से उसकी काली चादर निकाली जो हवा लेकर रखती थी।
उसने निजी नज़रों के साथ चादर उसकी जानिब बढ़ाई। जैसे ही उसने पहनी, हिशाम ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। अब कोई आए या जाए, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा, आप मेरे कमरे से नहीं जाएंगी, बशाम ने हतमी फैसला करते हुए कहा, जो अभी तक शौक की कैफियत में थी। उसने हिनाल को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। जैसे ही उसने हिनाल का हाथ थामा, वो उसके कंधे पर सर रखकर बेख्तियार रो पड़ी। बशाम ने उसे साथ लगाकर दिल का गुबार निकलने दिया। सॉरी डियर, आई विश मैं आपको आज की रात यहीं रह जाने देता तो ये सब ना होता, बशाम ने कहा। सोई तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि इस मुसीबत की तरह नाजिल हो गई हूँ आपकी ज़िंदगी में। पहले आपने मेरे लिए अपने पेरेंट्स छोड़े और अब दुश्मनी मोल ले ली। हिनाल ने सिसकते हुए कहा, स्टॉप इट हिनाल। कहते साथ उसने हिनाल के चेहरे दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पर अपने लब रखे। यू हैव बिकम द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ, स्टॉप यूजिंग एनी बैड वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ। उसने मोहब्बत से कहते उसके आंसू साफ किए। अभी कुछ देर पहले ही तो अपनी मोहब्बत का इकरार करते कितने खूबसूरत अंदाज में ऐसे ही बैठे उसने उसकी पेशानी साफ की थी। स्टिल आई एम सॉरी, उसके फुट फुट कर रोते हुए बेमुश्किल बोली। स्टॉप क्राइंग या प्लीज़। बशाम ने हिनाल को खुद में भीजते से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। अच्छा सुनो, अब आप यहीं रहोगे, मैं आपको अभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा जब तक आपका दिल आमादा ना हो। बशाम ने उसके चेहरे की मर्तबा फिर अपने सामने करते उसकी आंखों में झांका। समझ रही हो ना आप? उसके कहने पर हिनाल ने इस बात में सर हिलाया। बशाम ने खड़े होते कुछ तकिए और कुशन लिए उन्हें दरमियान में रखकर एक बाउंड्री बनाई। इस बाउंड्री को मैं क्रॉस नहीं करूँगा जब तक आप ना चाहें, लेकिन अब मैं आपको अपने से दूर रखने का रिस्क नहीं ले सकता। बशाम ने उसे बहुत कुछ पावर कराया। अब आप भी सो जाओ और मैं भी सोता हूँ और भूल जाए आज जो कुछ हुआ है। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी प्लीज़। अल्लाह ने कुछ भी बुरा होने से पहले आपको और मुझे बचा लिया, बस ये शुक्र अदा करें। लीव ऑल नेगेटिव थिंग्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। बशाम ने रिक्वेस्ट की। प्लीज़ ऐसे नहीं कहने, मैं कोशिश करूँगी। हिनाल उठकर बेड की जानिब बैठती हुई बोली। बशाम ने लाइट ऑफ की और एक कंबल उसे दिया और एक खुद लिया। उसे शब बखैर कहता मुँह दूसरी जानिब करके लेट गया। हिनाल भी लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसके लिए वाकई में बशाम की सूरत एक मुहाफिज भेजा था। अगले दिन हिनाल को बशाम ने छुट्टी का कहा ताकि वो थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाए। खुद जब वो ऑफिस गया तो सिकंदर ने बताया कि दुबई की जिस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होना था, उसके लिए उन्होंने अगले दिन की दुबई में मीटिंग अरेंज की और बशाम को उसी दिन रात में दुबई के लिए निकलना होगा। वो दोपहर में ही घर आ गया। हिनाल उसे देखकर हैरान हुई। आप इतनी जल्दी आ गए? बशाम को उसकी फ़िक्र बहुत अच्छी लगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, बीवियों वाली सिफात एक ही रात में पैदा हो गई हैं, बशाम ने शरारत से कहा। मकसद सिर्फ उसे नॉर्मल करना था। बशाम ने उससे रात वाले वाक़ये पर ज़्यादा हमदर्दी नहीं की थी कि कहीं वो खुद तरसे का शिकार ना हो जाए कि उसकी इंसानियत को किसी ने तबाह करने की कोशिश की है। एक्चुअली हम आज रात में दुबई जा रहे हैं, मेरी मीटिंग है और आपकी आउटिंग हो जाएगी, बशाम ने मुस्कुराते हुए बताया। आप ये सब कल के वाक़ये का असर ज़ाहिर करने के लिए कर रहे हैं ना? बशाम ने उसकी बात पर संजीदा होते लंबी सांस खींची। दोनों इस वक्त लाउंज में सोफे पर आमने सामने बैठे थे। क्या ये ज़रूरी है कि बुरी बातों और वाक़यात को हम खुद पर तारी कर लें? पीछे क्या हुआ उसे भूलना बेहतर है, अदरवाइज़ हम वहीं स्टक हो जाते हैं। हकीकतों को सिर्फ इस हद तक फेस करें कि वो हमारी पर्सनैलिटी को बदल के ना रख दें। जस्ट फेस दैम एंड देन मूव ऑन। मैंने रात भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, अब भी कर रहा हूँ। उस रात की सिर्फ अच्छी बातों को याद रखें, जैसे कल मैंने आपके सामने अपनी मोहब्बत को कन्फेस किया, जैसे आप किसी डर के बिना मेरे साथ हुई, जैसे कल रात मैंने भी आपकी आंखों में अपना अक्स देखा था, जैसे कल रात मेरे कहने पर मैंने आपको पहली मर्तबा सजे हुए रूप में देखा और दिल किया। अभी बशाम अपने मुख के अतराफ मुकम्मल ना हुए थे कि हिनाल एकदम घबरा कर जल्दी से उठी। आई थिंक मैं अपनी और आपकी पैकिंग कर लेती हूँ। उसके घबराने पर बशाम का कहका बुलंद हुआ। शुक्र है आप जल्दी मान गई, नहीं तो 1 घंटा और डायलॉग्स बोलने पड़ते। उसकी शरारत पर हिनाल का मुँह खुल गया। किडिंग, जस्ट किडिंग यार। हिनाल उसे गुस्से से घूरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। जहाज़ में बैठते हुए हिनाल घबरा रही थी। पहली मर्तबा वो जहाज़ में बैठ रही थी। बशाम ने उसे बिठाया भी। खिड़की के जानिब था। जैसे ही बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट हुई थी, उसने झिझकते हुए बशाम के बाजू पर हाथ रखा जो बेल्ट बांधकर किसी को मैसेज कर रहा था। सुने, मैं फ़र्स्ट टाइम जहाज़ का सफ़र कर रही हूँ, प्लीज़ बेल्ट बांध दें। उसने शर्मिंदा शक्ल बनाते हिनाल को देखा और मुस्कुराया। तो डेर इसमें इम्प्रेस होने की क्या बात है? उसकी जानिब झुकते उसने उसकी बेल्ट बांधी और फिर उसे अपने दाएं बाजू के हिसार में लिया ताकि जैसे ही जहाज़ उड़े तो डरे ना। ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो? हिनाल ने घबरा कर उसे टोका। आई ओनली
डू केयर अबाउट यू। अभी जब प्लेन उड़ेगा तो मैं नहीं चाहता कि आपकी खौफनाक चीखें सब सुने। मैं बेचारा तो मजबूत दिल का हूँ, बर्दाश्त कर लूँगा, बाकियों की क्या गारंटी है। वो शाम ने शरारती मुस्कुराहट से उन 2 वाक़यात का जिक्र किया जब हिनाल डरी थी। उसने गुस्से से मुंह फुलाया, मगर जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, हिनाल ने वशाम के अंदाजे को दाद दी। वाकई अगर वो उसे ऐसे अपने हिसार में न लेता तो खौफ से उसकी चीखें निकल जाती। जैसे ही वो दुबई पहुंचा, एक गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए मौजूद थी। हिनाल तो वहाँ की बिल्डिंग और रोशनी देखकर हैरान रह गई। वशाम पहले भी काफ़ी मरतबा यहाँ आ चुका था, लिहाजा बहुत से रास्तों और जगहों से वाकिफ था। उनकी गाड़ी पार्क हयात होटल में रुकी, जहाँ के एग्जेक्टिव सूट में उनका क़याम था। उनके सूट के सामने टेरिस पे था और वो 2 कमरों पर मुश्तमिल ये सूट हिनाल को वाकई एक ड्रीम लैंड लगा। एक बेडरूम और उसके साथ सिटिंग रूम भी था। टेरिस पर टेबल और चेयर्स मौजूद थे और सामने समुद्र का खूबसूरत व्यू। हिनाल इश्तियाक से हर चीज़ को देख रही थी। आप पहले भी आए हैं क्या? उसने ग्लास वॉल के पास खड़े होते हुए बशाम से पूछा। हाँ, काफ़ी मरतबा जब इंग्लैंड में था तो फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस में आता रहता था। बशाम भी उसके पास आ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर नज़र डाली जिस पर से नकाब अब उतर चुका था। और प्लीज़ यहाँ ये नकाब नहीं लेना। आई वाना फेस योर फेस, आई वाना सी योर फेस ऑल द टाइम। उसकी सरगोशी पर हिनाल का दिल धक धक करने लगा। क्या खाना पीना है? उसकी घबराहट महसूस करते हुए उसके पास से हटता हुआ बोला, जो आपका दिल चाहे। हिनाल की बात पर उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आई विश आप इतनी फरमाबरदार उस वक्त हुआ करें जब मैं आपके करीब आने की कोशिश करता हूँ। बशाम की शरारती अंदाज पर उसके पसीने छूटे। फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? हिनाल खफा हुई। नहीं कह रहा यार कुछ भी। अच्छा, यहीं पर ही कुछ खाना है या बाहर चलकर? उसने फ़ोन पर ऑर्डर करने से पहले हिनाल को देखकर पूछा। नहीं, अभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं, यहीं से कुछ मंगवा लें। सही है, मैं खाना खाकर कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर लूँगा, बशाम ने कहा। खाना खाकर हिनाल तो सो गई। यहाँ पर भी बाहर के सोफ़ों पर बड़े कुशन दरमियान में रखकर बशाम ने बाउंड्री लाइन बना देती। गुजरी रात तो वो हिनाल के इससे पहले ही सो गया था, सो वो सोई हुई हिनाल को देखने का एक्सपीरियंस नहीं कर सका। लेकिन अब बेड की पार्टी के साथ जुड़े आरामदायक काउच पर बैठते, लैपटॉप पर काम करते, उसकी नज़र बार बार हिनाल के सोए हुए वजूद पर जा रही थी। उसे तो बड़े आराम से कह दिया था कि उसकी मर्ज़ी के बिना इस रिश्ते का आगाज़ नहीं करेगा, लेकिन अब उसे अपनी बात पर कायम रहना मुश्किल लग रहा था। इसी डर से वो बेड पर सोने के बजाय काम ख़त्म करके वहीं काउच पर सो गया। रात के किसी पहर हिनाल की आंख खुली तो नाइट बल्ब की रोशनी में अपने साथ बशाम को मौजूद ना पाकर हड़बड़ा कर उठी और उसे काउच पर लेटे देख बेख्तियार उस पर प्यार आया। वो यही समझे कि वो काम करते करते वहाँ सो गया है। हिनाल ने उठकर आहिस्ता से अलमारियाँ चेक की तो एक और कंफर्टर उसे नज़र आया। दुबई में चूँकि हमावक्त गर्म मौसम रहता है तो हर जगह एसी चलते हैं। उनका सूट भी ऐसी ही एसी की ठंडक से सर्द हो चुका था। हिनाल ने कंफर्टर निकाल कर बशाम के ऊपर दिया। पता नहीं किस वक्त सोया था, यही सोचकर उसने उसे उठाया नहीं। मुबादा वो बेड पर सोने के चक्कर में उसकी नींद न ख़राब कर दे। उस पर कंफर्टर देखकर वो कितने लम्हे उसे देखती रही। उसके लिए भी पहला इत्तेफाक था कि वो बशाम को सोते में देख रही थी। उसकी खूबसूरत बंद आंखें, पेशानी पर बिखरे बाल और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, वो सोते में भी मर्दाना जहाज का शाहकार लग रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो झुकी और बशाम की कुशादा पेशानी पर आहिस्ता से अपने सर्द होंठ रख दिए। सुबह जब उसकी आँख खुली तो बशाम ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। वो बेड पर उठकर बैठी और फ़ौरन पास पड़ा दुपट्टा उठाया। बशाम की फरमाइश पर उसने चादर की जगह दुपट्टा ले लिया था, लेकिन सिर्फ उसके सामने। बशाम जो कि अपना लैपटॉप टेबल से उठा रहा था उसे देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। उसने भी मुस्कुराकर उसे विश किया। मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, आपके लिए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करके जा रहा हूँ। आई थिंक दोपहर तक मेरी वापसी हो जाएगी, फिर आपको दुबई की सैर करवाएंगे। मैं कॉल करूँगा, मेरे आने तक आपने रेडी रहना है। उस बात में सर हिलाती दिल में सूरतें पढ़कर उस पर फूंक रही थी। अभी बशाम को ऑफिस के लिए निकले थोड़ी देर हुई थी कि हिनाल को अपने मोबाइल पर बशाम का मैसेज आया। थैंक्स फॉर दैट किस, स्टिल फीलिंग इट ऑन माई फोरहेड। हिनाल तो मैसेज पढ़कर खिफतज़दा रह गई। उसके दिमाग में गुमान में भी ना था कि बशाम को उसकी चोरी का पता चल जाएगा। दोपहर में जब वो बशाम वापस आया तो सुबह वाली बात पर वो अभी तक शर्मिंदा थी, मगर बशाम का नॉर्मल अंदाज देखकर वो भी नॉर्मल हुई। कैसी हुई आपकी मीटिंग? हिनाल के पूछने पर वो जो आंखों पर हाथ रखे कौश पर नींदराज था, सीधा होकर बैठा। हिनाल को आने से पहले वो तैयार होने का कह चुका था ताकि उसकी आउटिंग करा सके। बहुत अच्छी, बशाम ने जवाब दिया। अगर आप थके हुए हैं तो हम कल चले जाएंगे। उसकी तवज्जो और परेशान लहजे ने बशाम को जैसे सारी तकन समेट ली। अब मैं फ्रेश हो गया हूँ। अपने सामने मौजूद लाइट पीच और ग्रे कलर के एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट में ट्राउज़र शर्ट पहने, दुपट्टा खूबसूरती से अपने गिर जमाए ग्रे कलर की पिम्स पहने, हल्की सी पीच लिपस्टिक लगाए, वो बशाम को दिल के और करीब लगी। बस आप वेट करें, मैं चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर बाद।
वो शाम भी पीच कलर की टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने तैयार था। उसके लिए वो सबसे पहले डेजर्ट सफारी गया। चले आपको डेमन बगी की राइड करवाते हैं। गाड़ी से उतरकर उसे वहाँ ले गया जहाँ पर उसकी टिकट्स मिलती है। नाल तो परेशान होगी। सुने, मैं कैसे बैठूंगी इस पर? जैसे मैं बैठूंगा, बस आप मुझे पकड़ कर बैठ जाना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वाइफ उसको खुद नहीं चला सकती, सो आप उसे मेरे साथ बैठने दें। उसके जवाब पर उसका दिल जल गया। इससे ज़्यादा अच्छी जगह पूरे दुबई में कोई नहीं। हिनाल के कहने पर उसका कहका गूंजा। जैसे ही उनकी राइड मुकम्मल हुई तो हिनाल ने सोच लिया था कि वो मर कर भी दोबारा ये तजुर्बा नहीं करेगी। न सिर्फ उसका सर घुमा, बल्कि जिस तरह वो विशाम के साथ चिपकी हुई थी, इस डर से कि कहीं गिर ना जाए, अपना ये अंदाज उसे बार बार शर्मिंदा कर रहा था। मुझे अब आपके साथ कहीं और नहीं जाना, बस अब वापस चले। हिनाल के नाराज़गी भरे लहजे ने विशाम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यार, ये दुनिया मरती है इस राइड पर, और मैं मरकर भी इस पर अब नहीं बैठूंगी। बस एक यही अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ, हिनाल ने खुफकी से कहा। नहीं, इससे भी ज़्यादा है, मगर इसके लिए हमें रात का वेट करना होगा। हिनाल ने उसकी शरारती मुस्कुराहट पर ज़्यादा गौर नहीं किया। सच में? वो क्या है? हिनाल उसकी बातों में आती इश्तियाक से बोली। बेली डांस। उसकी बात सुनकर हिनाल के जो तबक रोशन हुए। आपको ही मुबारक हो, हिनाल ने जले दिल से कहा। यानी मुझे इजाज़त है देखने की? विशाम ने शरारत से हिनाल की जानिब झुककर कहा। अगर आज की रात आप चाहते हैं कि भाई सड़क पर गुजारें तो ज़रूर देखें। हिनाल के जवाब पर वो बेइख्तियार कहका लगाकर हंसा। आप में बीवियों वाले गुड्स आते जा रहे हैं, जैसे आपका अभी जेलसी से भरा जवाब, और फिर कल रात मुझ पर ब्लैंकेट देना, और फिर मेरे। अभी वो मज़ीद गुलफशानी करता कि हिनाल ने इसकी बात काटी। वो तो हम फ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे आपका ख्याल आ गया। अब किसी अच्छी जगह भी ले जाएं, हिनाल ने जल्दी से कहा ताकि उसका ध्यान बटा सके। चले अब यहाँ की मोस्ट फेमस और ब्यूटीफुल जगह दिखाएं, क्योंकि दिन कम है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखाऊँ। वो वहाँ से निकलकर सीधा उसे बुर्ज खलीफा ले आया। पहले उन्होंने कुछ खाया, फिर वहाँ से सीधा उसे उसकी टॉप दिखाने के लिए सबसे टॉप ऑब्जर्वेशन डेक पर ले गया, हाई स्पीड एलिवेटर की मदद से। बशाम, मुझे डर लग रहा है, कभी सहराओं में लेकर जा रहे हैं तो कभी आसमान से बातें कर पा रहे हैं। उसकी मासूम बातों पर खुद पर वो मुश्किल कंट्रोल किए हुए थे। जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंचे और कॉरिडोर में आए, हिनाल तो वहाँ की रोशनियाँ देखकर दंग रह गई। मगर इतनी बुलंदी से ये सब देखना वो वाकई चकरा गई थी। हालांकि उसके पाँव के नीचे फ्लोर था, मगर उसे लग रहा था जिससे वो हवाओं में हो। बशाम, मुझे डर लग रहा है। वो डर के मारे कदम भी नहीं उठा रही थी। कुछ नहीं होता हनी, आप स्टेप लें। बशाम ने उसे हिम्मत दिलाई, मगर फिर भी वहीं जमा देखकर अपने दाएं बाजू के हल्के में उसे लेकर आगे बढ़ा। बहुत से लोगों ने इस खूबसूरत और रोमांटिक कपल को इश्तियाक से देखा था। हिनाल को लगा इसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा है। बशाम के सामने जैसे सारे डर उसके ख़त्म हो गए थे। आपको पता है, मेरा इस वक्त एक सॉन्ग गुनगुनाने को दिल कर रहा है, बशाम ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। बायां हाथ उसका जीन्स की पॉकेट में था। वाह, आप गाते भी हैं? हिनाल ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, कभी कभी। देन गो हैड प्लीज़। उसके कहने पर बशाम ने सॉन्ग गुनगुनाना शुरू किया। इसी इज़हार और मोहब्बत पर उसकी आंखें भीग गईं। थैंक यू बशाम। उसने बशाम की जानिब देखा। बुरी बात। बशाम ने उसे तनबीह करते आहिस्ता से उसके सर के साथ अपना सर टिकराया। आप कहीं मेरी आवाज़ सुनकर तो नहीं रो पड़ी? बशाम ने उसका मूड बदलने के लिए तशवीश से कहा। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हिनाल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक खूबसूरत दिन गुजार कर वापस अपने होटल आए थे। अगले दिन वो सुबह ऑफिस गया। वहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें और उन्हीं 2-3 दिनों में फाइनलाइज करनी थी। हिनाल को शाम में आने का कहकर गया था। शाम में कल के दिन की तरह फिर आउटिंग के लिए निकल खड़े हुए। उसे सबसे पहले दुबई मॉल लेकर आया। वहाँ से दोनों ने कुछ शॉपिंग कर, फिर ऑफिस की तरफ से जो गाड़ी उन्हें मिली थी उसमें चीज़ें रखकर उसे JBR बीच ले आया। बशाम के साथ गिली रेत पर कदम से कदम मिलाकर चलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बशाम ने बाएं हाथ में उसका दायां हाथ थाम रखा था। दोनों खामोश थे, बस जैसे इन लम्हों को महसूस करना चाह रहे हों। उनके पास से कुछ लड़कियां गुजरी जिन्होंने स्कर्ट और शार्ट बॉडी शर्ट्स पहन रखी थी। बशाम की इरादी नज़र उन पर पड़ी तो उसने सर झुका लिया। काफ़ी खूबसूरत है। हिनाल की आवाज़ पर वो बिसाकता अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। गर्दन मोड़कर भौहें सुकेड़ते उसने हिनाल को घूरा। कुछ खौफ करो यार, एक गैर इरादी नज़र उन पर पड़ी थी। बशाम ने बेचारगी से कहा। हाँ, और वहीं जम गई। हिनाल की बात पर बशाम बेख्तियार रुका और उसे अपने सामने करते उसकी आंखों में झांका। अभी तक आपको जी भर कर नहीं देखा, दूसरी लड़कियों को क्या देखूं? उसकी नज़रों ने हमेशा की तरह उसे नर्वस कर दिया। वहाँ से उसे दुबई फाउंटेन शो दिखाने लाया। वहीं पर पहले उन्होंने
फ्लाफिल और हम्स खाया और फिर होटल के बाहर जंगले के पास आए जहाँ से फाउंटेन शो वो बासानी देख सकते थे। जैसे ही शो शुरू हुआ उनके आस पास बहुत से कपल आ खड़े हुए। एक लड़की की बाजू हिनाल को लगी जो कि बशाम के दाएं जानिब खड़ी थी। बशाम ने आहिस्ता से उसे अपने आगे करके दोनों बाजुओं के हिसार में इस तरह लिया कि कोई उसे अब छू नहीं सकता था। आई वॉन्ट टू सी यू इन माई आर्म्स फॉर एवर। उसकी सरगोशी ने हिनाल के दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। यहाँ खड़े मुझे ऐसे लग रहा है कि हम अपने हनीमून पर आए हैं। आज डिसाइड हो गया, हम जब भी अपने हनीमून पर आएंगे स्टार्ट यहीं से लेंगे। बशाम ने सरगोशी की। अब आप मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। उसका इशारा उसके बाजुओं के हिसार की जानिब था। आपने कभी जायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया, नाजायज़ फ़ायदा क्या उठाऊंगा? बशाम की बात पर हिनाल का चेहरा सुर्ख हुआ। जैसे ही शो ख़त्म हुआ हिनाल ने शुक्र अदा किया। वापस आकर भी बशाम से वो नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके हवासों पर काबिज़ होता जा रहा था। वो अपने सूट की ग्लास वॉल के साथ खड़ी बाहर मौजूद दरख्तों के रक्स को देख रही थी। बशाम से कोई मिलने आया था। वो होटल के लॉन्ज में उससे मिलने गया था। जब वो वापस आया तो हिनाल को ग्लास वॉल के पास खड़े देखा। उसका दुपट्टा उस वक्त कांधों पर था। आधे बाल खुले और आधे बंद बालों ने उसकी कमर को ढांपा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। क्या ढूंढ रही हैं? उसकी आवाज़ सुनकर वो चौंकी। कुछ नहीं। कितना अच्छा होता अगर आप कहती कि आपको। बशाम ने अफसोस से उसे देखा। वो मुस्कुराई और जैसे ही मुड़कर उसके पास से जाने लगी बशाम ने उसकी कलाई थाम ली। कैन वी स्टार्ट अ न्यू जर्नी? हिनाल ने घबरा कर उसकी जज्बे लौटाती आंखों में देखा। हिनाल, सब भूल जाएं कि हम कैसे एक दूसरे के हुए और किसने हमारे साथ क्या किया। क्या हम एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं? बशाम ने उसके कंधों पर हाथ रखते अपना रुख उसकी जानिब किया जबकि वो नज़रें झुका गई। उसके साथ की ख्वाहिश तो उसके दिल में भी थी। मैं आपको अपने पास देखना चाहता हूँ अब। बशाम आँच देते लहजे में उसके गालों पर सुर्खी दौड़ा गया। मैं आपके पास ही तो हूँ, हिनाल ने आहिस्ता से कहा। आप मेरे साथ तो हैं मगर मेरे पास नहीं। उसकी जज्बों से गंभीर आवाज़ ने हिनाल के छक्के छुड़ा दिए। बशाम ने उसे अपने साथ लगाकर खुद में भींच लिया। कैन यू हेयर माई हार्ट बीट? इट नीड्स यू, ओनली यू। बशाम के लबों ने उसकी पेशानी को होले से छुआ। इससे पहले वो मजीद आगे बढ़ता उनके रूम में मौजूद फ़ोन की बेल बजी। बशाम, कॉल अटेंड करें ना। हिनाल ने उसे पुकारा था। वो बहुत बेदिली से उसे छोड़कर उसने कॉल अटेंड की। उससे कुछ लोग मिलने आए थे। वो आने का कहते उसकी जानिब आया जो अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी। बहुत जालिम है आप। बशाम उसे घूरते अपना लैपटॉप उठाकर मुड़ा। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं आपको। उसे धमकी देता वो बाहर चला गया और 2 घंटे बाद जब वो कमरे में आया तब तक हिनाल सो चुकी थी। बशाम को उन लोगों पर शदीद गुस्सा आया जिन्होंने उसके रंग में भंग डाल दिया था। वो हसरत से हिनाल को देखता उसके पास लेटा और फिर दरम्यान में रखे जाने वाले तमाम कुशन और टक्के हटाए और उसके साथ लेटकर उसके गिर्द अपने बाएं बाजू का हिसार डाला और उसके सर पर प्यार किया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जैसे ही हिनाल की आंख खुली खुद को बशाम के हिसार में महसूस करके वो दंग रह गई। वो इतनी थकी हुई थी कि सोते में उसे पता ही नहीं चला कब बशाम आया और कब उसके पास लेटा। वो बहुत आहिस्ती से अपने दिल की अबनॉर्मल धड़कनों को संभालती उसके हिसार से निकली। कल उनका आखिरी दिन था दुबई में और आज बशाम की लास्ट मीटिंग थी। वो फ्रेश होकर बशाम को उठाने लगी ताकि वो तैयार होकर मीटिंग में जाए। बशाम का अभी भी मुंह फुला हुआ था। तैयार होकर वो उसके साथ नाश्ता करने बैठा। बशाम, आई एम सॉरी। हिनाल ने अपने जल्दी सो जाने की वजह से उससे माजरत करना चाहिए। इट्स ओके। बशाम उसकी जानिब देखे बिना चाय पीते हुए बोला। मेरी क्या गलती? वो तो आपसे मिलने आए थे ना। हिनाल ने एहतजाज किया। आपके तो दिल की ख्वाहिश पूरी हुई ना कि मैं आपके करीब ना हूँ। और बशाम की गलतफहमी पर हिनाल के हाथ पांव फूल गए। वो दोनों टेरेस पर आमने सामने बैठे थे। हिनाल फ़ौरन उठकर उसके पास आई जो दूसरी जानिब देखते चाय पी रहा था। बशाम, प्लीज़ सॉरी। आई स्वेयर मैं ऐसे नहीं सोच रही थी। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं खुद अब आपके बिना कहाँ रह सकती हूँ। आप जब कहेंगे हम अपनी न्यू लाइफ का आगाज़ करेंगे। उसके कंधे पर सर रखे उसे मनाने की कोशिश करने लगी। अब जो कह रही हैं उस पर कायम रहना। मैंने आपका ये एतराफ़ रिकॉर्ड कर लिया। रात में मुकर गई तो ये सुना दूंगा। उसकी शरारती और मुतबस्सम आवाज़ सुनकर उसने एक झटके से सर उठाया जो अपना मोबाइल दिखाते हुए कह रहा था। कितने बड़े चीटर हैं आप। हिनाल ने हल्के से मुक्का उसके कंधे पर मारा जिसे अपने दाएं हाथ में थामकर उसने लबों से लगा लिया। मैं बिल्कुल भी ना मुकरती। उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये तो मैं रात में पूछूंगा। बी रेडी। आई एम लीविंग नाउ। कुछ देर बाद वो तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में भी वो ऑफिस ही था कि हिनाल की कॉल आई। हेलो, खैरियत? वो परेशान हुआ क्योंकि हिनाल ने कभी खुद से उसे फ़ोन नहीं किया था। जी बिल्कुल। क्या मैं हमारे यहाँ सूरज से जो सी नज़र आती है वहाँ जा सकती हूँ? हिनाल ने पूछा। जी मेरी जान, क्यों नहीं। उसके प्यार भरे लहजे ने उसे नर्वस किया। कब तक आ जाएंगे? हिनाल ने झिझकते हुए पूछा। बस थोड़ी देर में।
ओके मैं भी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। उसे खुदा हाफिज़ कहते उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि अभी उसे किस हाल में मिलेगा। घंटे बाद जब मीटिंग ओवर होने के बाद वो चीज़ें समेट रहा था, फिर से उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो सर, मैं वो ड्राइवर बात कर रहा हूँ जो आपको कंपनी ने दिया था। सर आपकी वाइफ मेरे साथ सी साइड आई थी, वो यहाँ डूब गई थी। इस बीच के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बचा लिया, वो हॉस्पिटल में है। मैं भी वहीं था, सो मैंने उनके साथ हॉस्पिटल आ गया ताकि उनकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। उड़े हवासों के साथ सब सुनकर उसने अस्पताल की जानिब कदम बढ़ाया, जो अपनी इतला के आखिर में उसने बताया था। किस तरह वो वहाँ पहुँचा ये वही जानता था। जल्दी उसकी हालत संभल गई थी और ये वक्त किस कदर तकलीफ में गुजरा था वही जानता था। अभी सुबह तक तो उसे हंसता मुस्कुराता वो छोड़कर गया था। जैसे ही हिनाल को होश आया, डॉक्टर्स ने शाम को उसके कमरे में जाने की इजाज़त दी। जैसे ही वो अंदर आया, हिनाल को आंखों पर बाजू रख के देखा और उसके एक हाथ में ड्रिप लगी थी। वो आगे बढ़ता उसके बेड पर बैठा। हिनाल ने बाजू उठाकर उसे देखा। उसका हशाश पचाश चेहरा बिल्कुल इस वक्त सफ़ेद लट्ठे की तरह लग रहा था। बशाम के दिल को कुछ हुआ, जाने कितनी तकलीफ से गुजरी होगी वो। यही सोचकर वो बशाम को और तकलीफ हुई। ठीक हो, कैसे हुआ ये सब? बशाम उसके पास बैठते कुछ फिक्र और तशवीश से बोला। कुछ कहने के बजाय हिनाल की आंखों में आंसू रवा हुए। बशाम पास पड़ी कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया। उसके आंसू देखकर वो परेशान हुआ था। आप कितनी आगे निकल गई थी कि डूब गई? हिनाल प्लीज़ बताओ, मैं परेशान हो रहा हूँ। हिनाल मुंह पर हाथ रखे पुट पुट कर रोती। इतने में डॉक्टर से चेकअप करने आया। प्लीज़ इस वक्त इन्हें डिस्टर्ब ना करो, ना ही स्ट्रेसफुल कोई बात करें, क्योंकि अभी ये शौक में है। अगर आपने इन्हें कुछ भी बताने के लिए फोर्स किया तो इनकी मेंटल कंडीशन के लिए ठीक नहीं। इन्हें इस वक्त पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर के कहने पर वो लब भीज कर रह गया। जहाँ उन्होंने अगले दिन पाकिस्तान वापस जाना था, वहाँ 2 दिन उन्हें मज़ीद रुकना पड़ा। जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि अब हिनाल इस काबिल है कि सफ़र कर सके, तब वो इस वाक़ये के तीसरे दिन शाम में वापस आए। मगर इस तमाम अरसे में हिनाल बिल्कुल खामोश हो गई कि बशाम खुद परेशान हो गया था। आखिर वो इस हादसे को क्यों नहीं भूल पा रही थी, नॉर्मल क्यों नहीं हो रही थी। जब भी बशाम से कुछ पूछने की कोशिश करता, वो रोना शुरू हो जाती कि आखिर मैं वो मज़ीद कोई बात ही ना कर पाता उससे। उस दिन भी रात में खाना खाने के बाद हिनाल और वो कमरे में बैठे थे। अपने शेल में बंद होने के बावजूद अब हिनाल सोती बशाम के कमरे में ही थी। गो के दोनों एक दूसरे पर अपना कोई हक नहीं जताते थे, फिर भी बशाम के लिए यही बहुत था कि वो उसके कमरे में उसके साथ सोती है। हिनाल अपनी किताबें खोलकर कोई असाइनमेंट बना रही थी। बशाम भी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करता गाहे बगाहे हिनाल को देख रहा था। कितनी खुश थी कुछ दिन पहले वो उसके साथ। बेतकल्लुफ़ी की हर दीवार गिर चुकी थी, हत्ता कि उनके रिश्ते का आगाज़ होने वाला था कि हिनाल क्या अब ये सब ऐसे ही रहेगा? बशाम की बात पर हिनाल का कागज़ पर चलता हाथ रुक गया। पता नहीं, हिनाल ने सख्त लहजे में कहा तो वो मज़ीद हैरान हुआ। वो कभी भी उसके साथ इतनी रूड नहीं हुई थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? किस बात की सज़ा दे रही हो? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आप भूल नहीं पा रही हो, ना ही शेयर करती हो, ना ही बोलती हो? यार मैं थक गया पिछले 3 हफ्तों से आपको ऐसे देख कर। और शाम जो राइटिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा था, वहाँ से उठकर उसके सामने आकर बोला, थक गए हैं तो तंग भी आ गए होंगे, तो एक काम करें, छोड़ दे मुझे। उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें डालकर वो बोली। हिनाल उसकी बात और तासरात में वजूद सर्दमरी देखकर बशाम शेषतर रह गया। गुस्से से उसके सामने बिखरे पेपर्स और किताबों को उसने परे हटाया और उसका बाजू थाम कर झटके से अपने करीब किया। किस बात का बदला ले रही हैं? कसूर क्या है मेरा? आपकी आंखों में ये तासरात और ये आप मेरी हिनाल नहीं हो सकती। क्या मसला है आखिर? बताओ मुझे आज। खबरदार आज जो यहाँ से भागकर मुझे बेवकूफ़ बनाए। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ बताओ, क्लियर करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। बशाम गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं है। हिनाल रोते हुए बोली, अगर कुछ नहीं है तो आज और अभी हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू हेयर एनी आर्गूमेंट। और उसकी बात सुनकर हिनाल की हवाइयाँ उड़ गई। आपने कहा था कि मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करेंगे। उसने बशाम से नज़रें चुराते हुए कहा। वही तो पूछ रहा हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे साथ सुकून महसूस करती थी, कुछ दिन पहले जिसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, इस वाक़ये से एक रात पहले खुद को मेरी पनाहों में देने को तैयार थी। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि बशाम को लगा उससे आगे नहीं बोल पाएगा। एक तेज़ नज़र उसने सर झुकाए खड़ी हिनाल को देखा। मुझे आपके रूम में नहीं रहना। जब हिनाल से कोई बात ना बन पड़ी तो उसने वहाँ से निकलने के लिए पर तोले। खबरदार, जो आपने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिनाल ने उसे बेड से चीज़ें उठाते हुए तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी और दरवाजे का लॉक लगा लिया, साथ ही चुटकी भी। अब वो रिलैक्स हो गई थी। बशाम तो उसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गया। तेज़ी से ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की जानिब जाकर उसे खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। हिनाल, ये आप अच्छा नहीं कर रही। कल आने दे ज़रा। एक नहीं सुननी मैंने, बहुत गलत कर रही हैं आप। बशाम गुस्से से
खोलता उसे धमकी देकर बोला। खुद से लड़ते झगड़ते वो कब सोया उसे पता ही ना चला। सुबह जब वो उठा तो सीधा ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के जाने पड़ा, जो खुला हुआ था। पता नहीं रात के किस वक्त हिनाल वहाँ से निकली, वो नहीं जानता था। वो सीधा हिनाल के उस रूम के जाने पाया जो दुबई जाने से पहले वो इस्तेमाल करती थी। जैसे ही उसकी नॉब घुमाई तो वो बंद मिला। एक मिनट बाद फिर गुस्से की शदीद लहर उठी। वो इस आँख में चले के खेल को समझने से कासिर था। शाम में ऑफिस से वापस आकर उससे बात करने का इरादा करते वो तैयार होने चला गया। दोपहर के वक्त उसे हिनाल के ड्राइवर की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं कब से बीबी के कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ मगर वो आ ही नहीं रही। उनकी दोस्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले ही घर से निकली थी। बहुत अजलत में थी, मगर साहिब इस बात को गुजरे भी 1 घंटा हो चुका है और बशाम तो चकरा गया था। आखिर वो करना क्या चाहती थी उसके साथ? तुमने घर कॉल की? बशाम अपने खोलते दिमाग को बमुश्किल काबू किया। जी साहब, रहमत बुआ कह रही हैं कि बीबी घर नहीं आई। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो तेजी से घर की जानिब निकला। आहिस्ता आहिस्ता रात होना शुरू हो गई, मगर हिनाल का कुछ अता पता ना था। बशाम पुलिस को बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि उनके पूछे जाने वाले सवालात हिनाल पर कीचड़ उछाल सकते थे। हॉस्पिटल में अपने मुख्तलिफ बंदों को भेजा मगर कोई इत्तला ना आई। इसी में अगला दिन चढ़ाया। सुबह चौकीदार उसके पास एक खत लेकर आया जिस पर कोई स्टैम्प थी। भेजने वाले का कोई एड्रेस ना था। उसने हैरान होते लिफाफा खोलकर खत निकाला, जिसे पढ़कर उसे लगा ज़मीन और आसमान घूम गए हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे ढूंढ रहे होंगे, मगर सब कोशिशें तुर्क कर दें। मैं मज़ीद इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहती। ये ताल्लुक ज़बरदस्ती का था और वैसे भी मैं जानती हूँ कि खून बहा में आई हुई लड़की को तलाक नहीं दी जाती। लिहाजा आपकी ज़िंदगी से निकलने के लिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, इसलिए मैं आपसे सब ताल्लुक ख़त्म करके जा रही हूँ। कहाँ, ये मैं नहीं जानती। मुझे ट्रेस करने की कोशिश ना कीजिएगा। वो मोबाइल जो आपने दिया था उसकी सिम भी मैं तोड़ चुकी हूँ। आप चाहें तो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लें। आप कभी भी मेरी मंजिल नहीं थे, हिनाल। बेयकीनी से वही तहरीर पढ़ रहा था। ये राइटिंग उसी की थी। वो अक्सर उसकी नोटबुक्स देखता रहता था। एकदम उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शुक्र नहीं करता उस मुसीबत से तेरी जान छूटी है। वो जो कब से उससे बात करके उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, आखिर में गुस्से से हिनाल के बारे में बोली। प्लीज़ मास बस कर दें, या फिर एक बार और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन करके आपको सुकून मिलेगा। वो जो पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल के बेड पर लेटा किसी से मुखातिब नहीं हुआ था, उस दुश्मन जान के जिक्र पर फट पड़ा। उस दिन हिनाल का वो खत पढ़कर उसे इतना शदीद नर्वस ब्रेकडाउन हुआ कि वो वहीं गिर गया। उसके मुलाजिम फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। उसके घर वालों को इतला की गई और वो खत जो शायद वो ठीक होता तो या तो जला देता या फेंक देता, मगर किसी के हाथ ना लगने देता। लेकिन उसके किसी मुलाजिम ने सरदार बारान को वो खत दे दिया और फिर सब ने ही उसे पढ़ा था। इसी वजह से अब हर कोई उसे हिनाल के हवाले से ऐसी बातें करने लगे जिनको वो उसकी बेवफाई के बावजूद सोचना नहीं चाहता था। मोहब्बत को महबूब की बेवफाई के बावजूद चौक में खड़ा करके लोगों से कोड़े नहीं पड़वाए जाते। मोहब्बत तो बस संभाल कर रखने वाली चीज़ है। चाहे कोई कदरदान इसे मज़ीद संभाल कर रखे, चाहे नाकदरी करके ठोकर मार दे। बशाम की मोहब्बत हिनाल के लिए इतनी ही खालिश थी। कितना कुछ होने के बावजूद भी, 1 हफ्ता शदीद ज़हनी तौर पर बीमार रहने के बावजूद, वो अब भी किसी को इजाज़त नहीं देता था कि उसके सामने हिनाल को कोई बुरा कहे। उसकी मोहब्बत 1-2 लम्हों की नहीं थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उतर कर हर तरफ फैल गई। वो 1 हफ्ते से ज़हनी कश्मकश में था। उसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि हिनाल उसके साथ इतना बुरा कर सकती है। उसने गर्व से आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने रिकवर किया, वो लोग उसे अपने साथ गाँव ले आए। बशाम खुद अभी इस्लामाबाद वाले घर में जाना नहीं चाहता था, जहाँ हिनाल की यादें बिखरी थीं जगह जगह। हर कोई उसकी हालत देखकर परेशान था। ना उसे खाने का होश था, न पीने का। बस सारे दिन अपने कमरे में बंद रहता। इस वाक़ये को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके थे। बहुत दिन बाद उसका दिल कुछ सुनने को किया था। वो स्टीरियो ऑन के पास आ बैठा और मिंडी स्मिथ का सॉन्ग लगा दिया। वो खिड़की में खड़ा बाहर पड़ने वाली बर्फ़बारी को देख रहा था। उसे लगा उसके सारे ज़ख्म फिर से उधड़ गए हैं। कौन कौन सा रूप था हिनाल का जो उसे याद नहीं आ रहा था। उसका हंसना, रोना, उसका शर्माना, कहीं भी तो खोट नहीं थी। फिर कैसे वो खोटा सिक्का निकली? बशाम को याद करने पर भी कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आया जिसमें हिनाल ने उसकी मोहब्बत के जवाब में कोई बेजारी दिखाई हो। हाँ, वो उससे शर्माती और घबरा जाती थी, मगर बेजार। उसे लगा उसका सर फट जाएगा ये सब सोचते। उसका दिल आमादा नहीं था ये सोचने पर कि हिनाल ने उसे इस्तेमाल किया है। आगे बढ़कर उसने स्टीरियो बंद किया। अभी अपनी सोचों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाया कि जान बीबी उसके कमरे में आई। कब तक ये हालत बना कर रखेगा? हम पर रहम खा। रोज़ तुझे देख कर जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ। उन्होंने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाकर उसके साथ बैठ गई। देख, मैं कभी तुझसे कोई फरमाइश नहीं की। आज बहुत मान से तुझे कुछ कहने आई। उन्होंने उसके बाल संवारते हुए कहा।
अब तो शादी कर ले, तेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा और देख मेरा भी अरमान पूरा होगा। बशाम ने गुस्से से जबड़े भींचे। आप एक काम करें, एक ही बार मुझे जहर देकर मार क्यों नहीं देती? रोज़ रोज़ ऐसी बातें करके मारती हैं। पता नहीं क्या जादू कर गई। खुद तो रह रही होगी अपने किसी आशिक के साथ। इस शहर में पढ़ने वाली लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मास गुस्से में बोली। इससे ज़्यादा वो उसकी तस्लील नहीं सुन सकता था। गुस्से से उठा और लंबे लंबे टक भरता कमरे से निकलता चला गया। अगले दिन ही उसने सोच लिया था कि वो यहाँ से चला जाएगा वापस। कि उसी दिन उसके भाई और बहराम ने ज़मीनों के ऊपर मामूली तनाज़ा शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बंदूकों तक चला गया। और उमैद जो अरसे से अपने बड़े भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था, बहराम पर फायर किया, जो मौके पर ही हलाक हो गया था। बशाम को लगा कुछ महीनों पहले की कहानी फिर से दोहराई गई है, और इस मर्तबा बदले के तौर पर उसकी बहन को खून बहा में हिनाल के घर वालों ने ज़रियाब के लिए मांगा था। वो सब हवेली में परेशान बैठे थे कि बशाम फट पड़ा। इस जहालत का खात्मा मैं करना चाहता था, मगर नहीं। तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। भुगते हम। कल जहाँ हिनाल के घर वाले खड़े थे, आज उसी मकाम पर हम खड़े हैं। यही मकाफात अमल है। क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग ये कत्लो गारत? क्या मिला? पहले उनकी बेटी हमने ले ली, अब हमारी बेटी वो ले लेंगे। फिर कल को कोई दोबारा खून करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं फेडअप हो गया हूँ इस जहालत से। क्या कसूर है अब हमारी बहन का? मगर वो भेंट चढ़ेगी। उसकी गर्जदार आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, मगर आज पूरी हवेली ने सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। भेंट तो कोई और भी चढ़ गया है मेरे गुरूर के, और इस तरह के तुमसे निगाह नहीं मिला सकूंगा सारी ज़िंदगी। मुझे माफ़ कर दो। गुरूर वाकई इंसान को अंधा कर देता है। मेरे जिगर के गोशे पर हाथ पड़ा है तो किसी के दर्द का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ है। मेरे से बहुत बड़ी गलती बल्कि गुनाह हो गया। बशाम उनकी बात समझने से कासिर था। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बशाम ने नासमझी से पूछा। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ कर नहीं गई, बल्कि मैंने उसे अगवा किया है। बशाम ने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप उसे दुखों से रोशनास करवा सकता है। जब तुम उसे यहाँ से लेकर गए तो मुझे तसल्ली थी कि तुम उसे गुलाम बना कर रखोगे, मगर कुछ दिन बाद मेरे एक आदमी इस्लामाबाद मेरे ही किसी के काम के सिलसिले में गया तो पिंडी मेडिकल कॉलेज के सामने उसने तुम्हारी गाड़ी देखी, जिसमें से कोई नकाब में लड़की उतर रही थी। मुझे यकीन नहीं आया कि तुम किसी लड़की के साथ हो सकते हो। मैंने अपने कुछ बंदों को तुम्हारे पीछे लगाया और फिर कुछ दिनों में इस बात की तस्दीक हुई कि तुम उस लड़की को आगे बढ़ा रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ दे रहे हो। मैं गुस्से से पागल हो गया। हिनाल का एक्सीडेंट मैंने जानबूझ कर करवाया। मैं जान गया कि अगर तुम उसके साथ तुमने अगर ज़िंदगी गुजारने का उसके साथ फैसला किया तो अपने बाप से पीछे नहीं हटोगे। और मैं खून बहा में आई हुई लड़की से तुम्हारी नस्ल नहीं बढ़वाना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि तुम तो मानोगे नहीं, क्यों ना इस कांटे को हम खुद ही बाहर निकाल दें। और यही सोचकर मैंने जानबूझकर अपने बंदों से कहकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। मगर उस लड़की के बचाने की जब खबर आई तो मैं किसी और मौके की तलाश में था। मैंने हिनाल के ड्राइवर को पैसे देकर उसके आने जाने के मामलात के बारे में आगाही लेना शुरू की। जिस दिन वो किसी हॉस्पिटल गई थी, उस दिन भी मेरे आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे थे। फिर एक रात जब शमील तुम्हारे घर गया, तब उसकी वापसी पर हमें अंदाज़ा हुआ कि तुमने उसे बीवी का मकाम नहीं दिया। मुझे कुछ तसल्ली हुई कि तुम्हारी दुबई जाने का पता चला। मैंने अपना एक बंदा भी पीछे भिजवाया। अब मुझे जल्द ही उस लड़की का किस्सा पाक करने की ख्वाहिश थी। वो हर लम्हे की रिपोर्ट मुझे दे रहा था। आखिर एक दिन उसे मौका मिला जब उसने हिनाल को अकेले सी साइड पर जाते देखा। वो उसे वहाँ धमकाने पहुँचा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए, और जब वो नहीं मानी तो उसने हिनाल को समुद्र में डुबोने की कोशिश की। वहाँ भी किस्मत ख़राब देखकर मैंने उसका नंबर हासिल किया और रात दिन उसे धमकाता रहा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए, नहीं तो मैं उसे मरवा दूंगा। मगर कोई शिफ्ट ना देख कर उस दिन जब वो कॉलेज गई तो मेरा एक बंदा उसके पीछे गया, उसके पास गया और तुम्हारे एक्सीडेंट का कहकर उसे अगवा कर लाया। फिर मैंने उसको कहा कि वो एक ख़त तुम्हारे लिए लिखे, और जिस हद तक तुम्हें खुद से बदगुमान कर सकती थी करे, नहीं तो मैं अपने बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इतना अंधा हो गया, ये सोचने से समझने से महरूम हो गया कि अपनी औलाद के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए उसने वो ख़त लिखा। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं, फिर भी मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने नामत से अपना सर झुकाते सारी कहानी सुनाई। शाम तो कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अल्फाज सामने बैठे उसके बाप के हैं। उसने बहुत साल पहले सुना था कि सांप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें खा जाता है। आज उसे अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ इंसानों में भी पाई जाती है। क्या वो अभी मेरी अमानत है? कितनी दिक्कत से उसने सर झुकाकर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। वो बस वही जानता था, या उसका बाप, जिसके ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हुए। क्या वो उनसे इतना बदगुमान हो चुका था? उन्होंने गर्व से सोचा। हाँ, अब अपने बाप का इतना घिनौना रूप देखकर वो किसी भी हद तक सोच सकता था। यकीनन यही उनके लिए सज़ा थी। वो जैसी तुम्हारे पास से गई थी अभी तक वैसी है। मेरा मकसद उसको सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देना था। मैं मानता हूँ मैं बहुत पस्ती में गिर गया, मगर मैंने किसी को उसके करीब तक पटकने नहीं दिया।
उन्होंने बेबसी से कहा, कहाँ है वो? बशाम अपनी जगह से उठा। हमारे फार्म हाउस पे है, ये उसकी चाबी है, 1 हफ्ते से भूखी है वो वहाँ पर। ये कहते हैं उनका दिल क्या कि आज वाकई ज़मीन पटे और वो उसमें समा जाए। बशाम ने गजबनाक होकर उनसे चाबी चपटने के अंदाज में ली और जीप निकाली और फार्म हाउस चला गया। जिस वक्त वो फार्म हाउस पहुंचा, वहाँ के मुलाजमों की बनी कोठरी में हनाल को लेने पहुंचा तो उसे देखकर पहचान न सका। ये वही हनाल थी जिसके चेहरे पर एक नज़र पड़ती तो दोबारा हटने का नाम न लेती। इस वक्त वो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। बशाम ने फ़ौरन से बाजू में उठाया और शहर की जानिब निकल पड़ा। कुछ हॉस्पिटल ने उसे पुलिस के कहकर लेने से इनकार किया। आखिर उसे अपने एक दोस्त के असर को इस्तेमाल करके एक हॉस्पिटल में उसे ट्रीटमेंट लेना शुरू की। उसकी सांसों की धीमी होती रफ्तार उसे परेशान कर रही थी। बाहर बैठा हुआ उसे मुसलसल ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। क्या वो सह नहीं गई थी। उसके लिए तो वो समझता रहा कि जितनी मोहब्बत वो हिनाल से करता है शायद वो भी करती हो, मगर आज वो मानने पर मजबूर था कि हिनाल की मोहब्बत उसकी मोहब्बत के मामले में कहीं ज़्यादा थी। ऐ अल्लाह, जिस नेकी को आपने मोहब्बत में बदल दिया उसे पूरी तरह मुझे अता कर। मुझसे इतनी पाकीज़ा मोहब्बत करने वाला शख्स मत छीने। मुझे उसकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत। बशाम ने तड़पते दिल से दुआ की। अगले दिन शाम को कहीं जाकर हिनाल की हालत कतरे संभली और ये वक्त बशाम के लिए किसी क़यामत से कम ना था। जिस वक्त उसे होश आया वो कमरे में उसे दिखने गया। डॉक्टर्स ने उसे सुकून आवर दवाएं दी हुई थी जिनकी वजह से वह भी गनुदगी में थी। बशाम चेयर पर बैठकर उसके बिल्कुल पास बैठा। उसका हाथ अपने हाथों में भिंचे एक एक नक्श को हसरत से देख रहा था। प्लीज़ गेट वेल सून हनी। उसका हाथ लबों से लगा कर वो खामोशी से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि चंद आंसू उसकी आंखों में झुलमिलाए और उसके गालों पर फिसल लाए। बशाम ने उसके भाई सरियाब को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया। बशाम को उसका ये भाई अपना ही परतू लगता था, रिवायत शिकन। अगले कुछ दिनों में हिनाल की तबीयत संभल गई। बशाम और सरियाब के जोर देने पर खून बहा की जगह सही तर्ज पर हिनाल के घर वाले परिजात का रिश्ता सरदार बारान से मांगने आए। उन्होंने भी इकरार करके उनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अगले दिन हिनाल की सेहत की वजह से उनका सादगी से दरियाब और परिजात का निकाह हुआ। पिछले 2 हफ्तों से उसके घर वाले अपने पास उसे ले आए थे। जहाँ बहराम की मौत ने उसे दुख पहुंचाया, वहीं से परिजात को अपनी भाभी और सबसे चहेती भाई की बीवी के रूप में देखकर बेपनाह खुशी हुई। वो उस लड़की को कभी नहीं भूल सकती जिसने इस हवेली में बशाम के बाद अपनी नरम मजाजी से उसका दिल जीता था। बशाम के माँ बाप ने हिनाल से आकर माफ़ी मांगी थी। हिनाल के लिए यही बहुत कुछ था कि सब ठीक हो चुका है, एक गंदी रवायत का खात्मा हो गया और उसे उसका बशाम वापस मिल गया। उनका रिश्ता बरकरार था। अब वो बगैर किसी डर के उसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती थी। मगर वो था कि उसे हॉस्पिटल ले जाकर ऐसे भुला था कि फिर उसे मिलने भी नहीं आया। कहीं से उड़ती उड़ती उस तक ये खबर पहुंची थी कि उसकी माँ उसकी दूसरी शादी भी करवाना चाहती है। परिजात से उसे पता चला कि बशाम उससे नाराज़ है, जिसने उसे अजनबी समझकर खुद पर बीतने वाली किसी अजियत को नहीं बताया। सही है, एक तो उनकी मोहब्बत में सब कुछ महसूस हो और फिर भी वो मुँह फैलाकर बैठे रहें। बस अब मैं भी अपनी मर्जी से वापस जाऊँगी, हिनाल ने मुँह फैलाकर कहा। परिजात उसका जवाब सुनकर सर थाम कर बैठ गई। अब जो करना था उसे ही सब कुछ करना था। अगले दिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। परिजात ने करीब की वादी में घूमने का प्रोग्राम बनाया। हिनाल भी बहुत दिनों से घर से नहीं निकली थी। परिजात, दरियाब और हिनाल घूमने आए। वो दोनों बातें करते आगे जा रही थी कि एकदम घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजी। जो ही इन्होंने मुड़कर देखा, सफ़ेद घोड़े पर सुखाई शलवार कमीज, काली गर्म चादर लिए बशाम किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। हिनाल धड़कते दिल से उसे अपनी जानिब आता देख रही थी। कितने दिनों बाद उसे देखा था। हिनाल को ऐसे लगा कि हर मंजिल धुंधला गया है, बस वही नज़र आ रहा था। उनके पास आकर उसकी जानिब एक भी निगाह डाले बिना वो दरियाब और परिजात से मिला। बेख्तियार परिजात हिनाल की गले लगी और आहिस्ता से उसके कान में बोली, खूबसूरत रिश्तों और लोगों को अपनी नाम नेहाद अना के सुपुर्द नहीं करते। सब भूलकर मेरे भाई की जानिब कदम बढ़ाओ, क्योंकि आज का प्रोग्राम उसी ने तय किया है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। परिजात ये कहकर पीछे हटी। दरियाब ने भी उसे प्यार देकर जैसे आशा ही मानों में रुखसत किया था। वो दोनों उन्हें वहीं छोड़कर वापस चले गए। हिनाल धुंधलाई आंखों समेत उसे देख रही थी कि एक हाथ ने धीरे से उसे अपने हिसार में लिया। हिनाल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। चलें अब हम भी? उसने गर्दन मोड़कर हिनाल की आंखों में देखते हुए कहा। आप तो खफा थे मुझसे, कितना इंतज़ार किया मैंने। हिनाल ने शिकवा करते उसका बाजू अपने कंधे से हटाया। कुछ मसरूफियत थी। हिनाल ने हैरान होकर उसकी बात सुनी। इतनी मसरूफियत कि मैं याद तक नहीं रही। आपको याद क्यों करते जबकि आप तो हर लम्हा मेरे साथ होती हैं। आपको एक सरप्राइज़ दिखाना है और बहुत से शिकवे भी करने हैं आपसे। ये कहते हैं वो दोबारा घर पर बैठा और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर हिनाल को अपने आगे बिठाकर अपने हिसार में लेता एक जानिब घोड़े को दौड़ाने लगा। सरप्राइज़ भी उसी को दिखाएं जिससे दूसरी शादी करने से रहते हैं। हिनाल की बात पर वो अपना कहकर नहीं रोक पाया। ओह, असल नाराज़गी की ये बात है। ये कहते साथ ही बशाम ने उसके गालों को प्यार से छुआ। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की।
हिनाल ने गुस्से से हाथ की पुष्ट से अपने गाल रगड़े जैसे उसका लम्स मिटाया हो। बशाम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया। कुछ देर बाद जिस जगह वो पहुंचे वो दरख्तों में घिरा नहायत खूबसूरत घर था, बिल्कुल सफेद, जो दूर से इतनी हरियाली में चमक रहा था। उसे बेख्तियार वो पेंटिंग याद आई जो उसने बशाम की दोस्त सिकंदर के घर में देखी थी जब वो दोनों के घर की दावत पर गए थे। उसकी नज़रें कितनी देर उस पेंटिंग से हट नहीं सकी थी। वो नहीं जानते थे कि बशाम ने उसकी नज़रों को उस पेंटिंग पर जमे देख लिया था। आपकी मोहब्बत के शान शान इससे बेहतर वो कोई तोहफा समझ नहीं आया। पिछले दिनों अचानक यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ तो ये घर नजर आया। मुझे भी वो पेंटिंग याद आई जो आपको सिकंदर के घर अच्छी लगी थी। इत्तेफाक से इसका मालिक ही घर बेच रहा था और मैंने खरीद लिया। पिछले कुछ दिनों से इसी को ठीक करवा रहा था ताकि आपको सीधा लेकर यहाँ आऊँ, बस इसीलिए आपके पास नहीं आ सका। बशाम ने घोड़े से उतरते और उसे उतार कर घर की जानिब बढ़ते हुए कहा। उसकी रूश फूलों से भरी हुई थी। डबल स्टोरी छोटा मगर बेहद खूबसूरत घर हिनाल को बेहद अच्छा लगा। ये घर मैंने आपके नाम किया है। वो दोनों जब मास्टर बेडरूम में आए तो उसने हिनाल को कहा। हिनाल मुड़कर उसके साथ लगती उसकी मोहब्बत पर आंसू बहाने लगी। मुझे सिर्फ इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मेरी मोहब्बत आपका एतमाद नहीं जीत सकी। आप पर क्या गुजर रही है, कौन आपको धमका रहा है, आपने एक मरतबा भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। बशाम ने हिनाल का चेहरा अपने सामने करते हुए उसके आंसू साफ करते कहा, मुझे आपकी ज़िंदगी चाहिए थी। हिनाल ने सिसकते हुए कहा, हिनाल, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, आप उनसे वादा करें, आइंदा हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हर बात आपको मुझसे शेयर करनी है, जैसे चाहे वो कोई भी बात हो। उसने हिनाल की आंखों में अपनी जज्बे लुटाती आंखें डालते हुए कहा, आई प्रॉमिस। हिनाल की बात पर उसने बेख्तियार उसकी पेशानी पर लब रखे। हिनाल को लगा उसके अंदर तक सुकून सरायत कर गया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे पास हैं। लड़की, मुझे यकीन दिलाओ। बशाम ने पीछे होती शरारत से उसे देखते कहा। तो हिनाल ने मुस्कुराकर उसका एक हाथ अपने चेहरे से हटाकर उसके अपने हाथ में थामा और होठों की जानिब ले गई। वो यही समझा था कि हिनाल उसके हाथ पर बोसा देगी, मगर जब हिनाल ने उसके हाथ की पुष्ट पर जोर से काटा तो वह करहा कर रह गया। अब यकीन आया? शरारत से अपनी हंसी रोकते हुए बोली और मुड़ने लगी कि बशाम ने पीछे से उसे अपने बाजुओं के हिसार में जकड़ लिया। और जब मैं यकीन दिलाने पर आया तो बशाम की ज़ौमनी बात पर उसकी दिल की धड़कन बेकाबू हुई। मैंने ऐसा कोई यकीन नहीं मांगा, वो तेज़ी से बोली, मगर मुझे तो यकीन दिलाना है। बशाम का आँच देता लहजा उसके हाथ पाँव फुलाने के लिए काफ़ी था। अच्छा बशाम, प्लीज़ सुने। इससे पहले बशाम उस पर हावी होता निहाल को कुछ याद आया। मैंने कुछ पूछना है आपसे। हाँ हनी प्लीज़। बाद में नहीं पूछा जा सकता क्या? बशाम को उसका खुद पर से तवज्जो हटाना बदमज़ा कर गया। बस एक बात, आपने एकदम मुझे लिपस्टिक रिमूव करने का कहा था, याद है जब मैंने आपके ऑफिस में आई थी? बशाम वो बात कैसे भूल सकता था? इतना डिस्टर्ब हिनाल की मौजूदगी में वो कभी नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ था। बशाम वो दिन याद करके ज़ेर मुस्कुराया और फिर अपनी शरारती आंखें उसकी जानिब चेहरे पर टिकाई। यार, मैं इस वक्त कोई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर कभी। बशाम ने टालना चाहा। नहीं, अभी बताएं प्लीज़। बशाम की पूरी बात नहीं हुई थी कि हिनाल उसकी बात काट कर इजाज़त से बोली, तो फिर डियर, ये सब ट्विस्ट हमारे बीच ना आते और इसी रात चाहे ज़बरदस्ती सही में अपने हर हक जता चुका होता तुम पर। आई कांट फॉरगेट योर अपीलिंग लिप्स। बशाम के इतने बेबाक जवाब ने उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाई। उफ बशाम, क्या क्या सोचते हैं आप? हिनाल ने हैरत से पूछा। अगर मैं आपको भी बता दूं कि आपकी मोहब्बत दिल में बराजमान होने के बाद आप कब कब और कैसे कैसे मुझे अपील करती हैं, तो आई बीच कि आज लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अब मैं मज़ीद किसी और रिस्क का मुतमिल नहीं हो सकता। सो आई वाना मेक यू माइंड एज सुन एज पॉसिबल। बशाम का एक अंदाज हिनाल को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। अच्छा ये बताएं, हनीमून का आगाज़ यहीं से करें या दुबई से? ऐसा करते हैं 2 दिन का हनीमून यहाँ करके फिर दुबई चलते हैं। अब मैं हर उस जगह को आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ जिसे असल में मैरिड कपल एंजॉय करते हैं। बशाम के खतरनाक इरादों से बचना उसे मुश्किल लग रहा था। और मेरी पढ़ाई? उसने दुहाई दी। अभी तो सिर्फ मुझे पढ़ा है। उसका रुख अपनी जानिब करते उसने मोहब्बत की दुनिया में ले जाते उसके हवासों पर